Good evening, class. Today we will start a new subject, Indian Evidence Act 1872. Indian Evidence Act 1872. तो इसके बारे में अगर कुछ ऐसे क्वेश्चन जो बेसिक देख लिए जाएं बिफोर स्टार्ट द बेयर एक्ट इटसेल्फ, तो उसमें जैसे एक इसमें पूछ लेता है कई बार कि इसका इन्फोर्समेंट डेट क्या है। ये इम्पोर्टेंट है। 1 सितंबर 1872 इसका इन्फोर्समेंट डेट है। कभी कभी ये पूछ लेता है। ठीक है, एक तो ये चीज हो गई जिसकी इन्फोर्समेंट डेट क्या है। एक चीज ये पूछ लेता है कि इंडियन एविडेंस को ड्राफ्ट किसने किया था। जैसे आईपीसी को लॉर्ड मैकॉले ने ड्राफ्ट किया था, ऐसे ही पूछ लेता है कि एविडेंस एक्ट को किसने किया। तो एविडेंस एक्ट को किया है सर जेम्स स्टीफन। सर जेम्स स्टीफन ने इंडियन एविडेंस को ड्राफ्ट किया है। ठीक है जी। एक चीज ये जो आपको याद रखनी चाहिए, एक आपकी इन्फोर्समेंट डेट आ गई, एक आ गया कि इंडियन एविडेंस एक्ट को ड्राफ्ट किसने किया था। और एक चीज इसमें पूछ लेता है कि जैसे मान लीजिए कभी पूछते किसी तरीके से कि क्या एविडेंस एक्ट कंसोलिडेट है, मतलब कि कंसोलिडेट इन द सेंस क्या एविडेंस एक्ट सफिशिएंट है एविडेंस से रिलेटेड मैटर्स में, या फिर आपको एविडेंस एक्ट के बाहर भी किसी एक्ट को पढ़ना पड़ेगा, किसी और लॉ की जरूरत पड़ेगी एविडेंस के लिए। कोर्ट में जब एविडेंस लगा रहे हो, एविडेंस कौन देगा कौन नहीं देगा, किस कौन सा रेलिवेंट होगा कौन सा इरेलीवेंट होगा, कौन दे सकता है, आप उससे क्या सवाल पूछ सकते हो क्या नहीं पूछ सकते हो विटनेस से। इन सब चीजों के मामले में क्या एविडेंस एक्ट अपने आप में सफिशिएंट है, कैपेबल है, या फिर किसी और एक्ट की आपको हेल्प लेनी पड़ेगी। तो अगर आप इसका प्रियम्बल देखो एविडेंस एक्ट का, अगर आप इसका प्रियम्बल देखो तो प्रियम्बल में वर्ड यूज क्या है, कॉन्सोलिडेट। कॉन्सोलिडेट, ये कॉन्सोलिडेट का मतलब ही ये है कि ये अपने आप में एग्जॉस्ट है, अपने आप में संपूर्ण है इन द मैटर ऑफ एविडेंस। एविडेंस के लिए आपको इसके साथ किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आप सपोज करो कि आप कॉन्ट्रैक्ट है, कोई अगर आपसे पूछे कि कॉन्ट्रैक्ट अपने आप में कॉन्ट्रैक्ट्स को लेके सफिशिएंट है कि नहीं है, कंसोलिडेट है कि नहीं है, संपूर्ण है कि नहीं है, तो आप कह सकते हो कॉन्ट्रैक्ट संपूर्ण इसलिए नहीं है कि आपको हो सकता है स्टैम्प एक्ट पढ़नी पड़े, हो सकता है रजिस्ट्रेशन एक्ट उसके साथ पढ़ना पड़े, ठीक है ना। स्पेसिफिक काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो आपको हो सकता है टीपी उसके साथ पढ़ना पड़े, बहुत सारे एक्ट आपको उसके साथ उसकी हेल्प के लिए पढ़ने पड़ेंगे। पार्टनरशिप एक्ट हो सकता है पढ़ना पड़े, है ना, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ना पड़े, बहुत सारे एक्ट आपको साथ में जिससे रिलेटेड है वो पढ़ना पड़ सकता है। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अपने आप में कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड चीजों पर संपूर्ण नहीं है, मगर एविडेंस एक्ट एविडेंस से रिलेटेड जितनी बातें हो सकती हैं, छोटा सा ये एक्ट अपने आप में संपूर्ण है। ये चीज आप समझ लो। 3 चीज आपने पकड़ ली है, किसकी क्या पकड़ ली, एनफोर्समेंट डेट, एक आपने पकड़ लिया इसका ड्राफ्ट किसने किया, और तीसरी चीज आपने पकड़ ली कि ये अपने आप में एग्जॉस्ट है, संपूर्ण है। ये आपने 3 चीजें जो आपका एविडेंस से पहले आपके जरूरी हैं वो आपने देखी। ठीक है जी। इसके बाद अब हम शुरू करते हैं एविडेंस एक्ट। चलिए, तो इसका पहला जो सेक्शन है सेक्शन 1 बहुत इंपॉर्टेंट है।
यहां से आप समझ लो बहुत क्वेश्चन, बहुत बार क्वेश्चन आता है। तो पहले तो कह रहा है कि इस एक्ट को हम जो कहेंगे वो इंडियन एविडेंस एक्ट कहेंगे, बात खत्म हो गई। दूसरा कह रहा है कि इट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। तो ये जम्मू एंड कश्मीर तो निकल गया, अब तो ये होल ऑफ इंडिया पे एक्सटेंड करता है। वो तो आईपीसी और इसमें सीआरपीसी, ये वो जितने भी एक्ट आपके उसमें आ रहे हैं वो सब होल ऑफ इंडिया पे एप्लीकेबल है, सिर्फ एक किसको, टीपीए को छोड़ के। टीपीए का ऐसा सिस्टम नहीं होल ऑफ इंडिया बने, तो वो स्टेट टू स्टेट है, किसी स्टेट ने अपने यहाँ उसे एप्लीकेबल कर लिया नहीं करा, रेक्टिफाई करना पड़ता ना उसमें स्टेट को, वो एक अलग चीज है। बट बाकी सारे एक्ट आपके यहाँ वो ऑटोमेटिकली रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट के थ्रू वो एप्लीकेबल होते हैं। इसके आगे देखते हैं, इट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया एंड अप्लाइज टू ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग। तो ये बता रहा है जो एक्चुअल में ये जो पैराग्राफ है सेक्शन 1 का, ये बता रहा है कि आखिर एविडेंस एक्ट किस किस में अप्लाई होगा, किन किन कोर्ट्स पे, किन किन मैटर्स में अप्लाई होगा। तो पहला ये कह रहा है कि एप्लीकेबिलिटी की जब बात देखा तो कह रहा है, पहले तो क्या कह रहा है, एनी कोर्ट। इसने बोल दिया एनी कोर्ट, बहुत सिंपल सी, बहुत ब्रॉड डेफिनेशन दे दी इसने, किसी भी कोर्ट पे। तो सेकंड वन क्या कह रहा है, इंक्लूडिंग कोर्ट मार्शल। तो इसी एनी कोर्ट में इसने इंक्लूड कर लिया है कि जितना भी कोर्ट मार्शल वाले जो है वो भी इसमें इंक्लूड है। बट इसमें से इसने क्या निकाल दिया, आप देखो, ये तो कह रहा है कि एविडेंस एक्ट किस हर कोर्ट में एप्लीकेबल होगा, जितनी भी मतलब कोई भी जुडिशियल प्रोसीडिंग किसी भी कोर्ट में कोई हो रही होंगी, कोई भी जुडिशियल प्रोसीडिंग अगर हो रही है किसी भी कोर्ट में तो एप्लीकेबल होगा, ब्रॉड हो गया। और इसमें से अगर एक्सेप्शन निकाल दिया तो इसने क्या बोल दिया, एक्सेप्शन में इसने क्या निकाल दिया कि ऐसे कोर्ट मार्शल जो आर्मी एक्ट में है, नेवी में है ना, ठीक है, आपके एयर फोर्स में है, इन तीनों जो सेनाओं में, इनमें जो कोर्ट मार्शल होते हैं, इनमें जो वो होता है, इसे छोड़ के बाकी किसी भी कोर्ट में कोई जुडिशियल प्रोसीडिंग अगर हो रही है तो इंडियन एविडेंस उस पर एप्लीकेबल होगा। तो ये तो रहा, यहां से भी क्वेश्चन नहीं पूछता कि कहां अप्लाई होगा, ये भी चलो। इसके बाद कुछ एक्सेप्शन और दिए इसने बोला कि नॉट टू एफिडेविट। तो एफिडेविट्स पे एविडेंस एक्ट नहीं लगता, ये जरूर बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉट टू एफिडेविट्स प्रेजेंटेड टू एनी कोर्ट और ऑफिसर, नॉट टू प्रोसीडिंग बिफोर एन आर्बिट्रेटर। तो एफिडेविट और आर्बिट्रेटर ये पूछता है क्वेश्चन, जो यहां से सेक्शन 1 से बनाता है, कुछ ये बनाता है कि एविडेंस एक्ट किस पे अप्लाई होगा, तो उसमें ना ये भी डाल देगा, आर्बिट्रेटर डाल देगा, एफिडेविट डाल देगा, या पूछा किस पे अप्लाई नहीं होगा तो उसमें डालेगा एफिडेविट, आर्बिट्रेटर। और आपको वहां ये लगाना है कि एफिडेविट्स पे तो एविडेंस एक्ट अप्लीकेबल नहीं है, और आर्बिट्रेटर की अगर कोई प्रोसीडिंग हो रही है तो उस पर एप्लीकेबल नहीं है। और फिर जब आपने अगर कभी आर्बिट्रेशन एक्ट पढ़ा हो तो उसमें भी आपने देखा होगा कि एविडेंस एक्ट और ये जो है सीपीसी में प्रोसीजर है, इन सबसे एविडेंस एक्ट के इनसे बाउंड नहीं है आर्बिट्रेटर। वो अपना खुद का प्रोसीजर रख सकता है, खुद के तरीके से वो एविडेंस को एडमिट और डिसमिस कर सकता है, अपने हिसाब से रेलिवेंट इरेलीवेंट सोच सकता है। तो सेक्शन 1 से जो क्वेश्चन बनता है बहुत इंपॉर्टेंट क्या है कि किस पे एप्लीकेबल एविडेंस एक्ट होगा, नहीं होगा, किस पे होगा, सारी जुडिशियल प्रोसीडिंग पे होगा, सिर्फ किस पे नहीं होगा जी, ऐसे कोर्ट मार्शल, ऐसे कोर्ट मार्शल जो नेवी के हैं, एयरफोर्स के हैं, या फिर आर्मी के हैं, इन पे नहीं लगेगा। और एफिडेविट और आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग पे नहीं लगेगा। यहां से क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट आता है। दूसरा रिपील हो गया। और ये सेक्शन जो 2 है ना, मैं आपको, आप कहोगे एग्जामिनर के हद तक चले जाते हैं कभी कभी, कि एक एग्जाम था, मुझे याद नहीं किस स्टेट का था, और वहां पर ये पूछा हुआ था कि सेक्शन 2 जो एविडेंस का है ना, ये किस ईयर में रिपील हुआ था, कैन यू बीट दिस थिंग। तो सेक्शन 2 जो कभी 1938 में रिपील हो गया, आप ये भी पूछ लेते हो।
मगर मैं यूके से उम्मीद नहीं कर रहा कि वो इतना मतलब क्वेश्चन ऐसा बना देगा, वो अच्छे क्वेश्चन बनाता है। मगर मैं कह रहा हूँ कि एग्जाम में देखो कहाँ तक चला जाता है, कभी कभी वंस इन अ वाइल है, ये मतलब हजारों बार में एक बार होने वाली बात है। दूसरा सेक्शन तो उसे छोड़ो आप। तीसरा कहता है इंटरप्रिटेशन। तीसरा कुछ चीजों की इंटरप्रिटेशन दे रहा है, डेफिनेशन वगैरह दे रहा है, और ये इंटरप्रिटेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला तो यहां से जो इंटरप्रिटेशन है, सबसे पहले जो है सेक्शन 3 में, सबसे पहले इंटरप्रिटेशन दे रहा कोर्ट की। कोर्ट किसे मानोगे आप? तो इसने बोला है, क्योंकि वहां पे ना एविडेंस एक्ट, तो कोई भी जुडिशियल एनी कोर्ट के सामने, किसी भी कोर्ट के सामने, तो भैया पहले ये तो बता कोर्ट होता क्या है? तो कह रहा है कोई भी जज हो, मजिस्ट्रेट हो, सब कोई भी जज हो, मजिस्ट्रेट हो, कोई भी हो जो कि क्या कर सकता है, एविडेंस लेने के लिए ऑथराइज है, वो इन्होंने मान लिया कि वो कोर्ट है। और इन्होंने इसमें एक और दे दिया, एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर, और इसमें जुडिशियल पर्सन भी था, एक्सेप्ट, यहां पे एक्सेप्शन ले लेते हैं, कह रहा आर्बिट्रेटर को छोड़ देना बस, एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर तो मैंने आपको बताया ना, एविडेंस एक्ट उस पर एप्लीकेबल ही नहीं होता, तो इन्होंने यहां पर भी आर्बिट्रेटर को निकाल दिया कोर्ट से बाहर। तो जब बोला कोई जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो, कोई जज हो, या कोई भी व्यक्ति, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है यहां पर, हर वो व्यक्ति जो एविडेंस लेने के लिए लीगली ऑथराइज है, जिसे मतलब ये कोर्ट ने या मतलब सरकार ने उसे ऑथराइज कर रखा कि आप एविडेंस ले सकते हैं, उसे इन्होंने कोर्ट माना है। जो एविडेंस लेगा उसे इन्होंने कोर्ट मान लिया। और आर्बिट्रेटर को इसलिए निकाल दिया क्योंकि वहां तो ये प्रोसीडिंग पर लागू नहीं होता, पहले ही पता लग गया सेक्शन में, है ना। तो यहां से क्वेश्चन बनता है कई बार कि व्हाट इज कोर्ट, कोर्ट है क्या फिर, तो वहां पे आपको दे देगा। तो मान लीजिए कोई रैंडम पर्सन है, अगर कोई यहाँ पे जिस पर्सन की बात हो, रैंडम पर्सन का नाम लिख देगा महेश, तो आपको ये होना चाहिए कि महेश भी जज, सॉरी, कोर्ट हो सकता है इफ इज ऑथराइज टू टेक द एविडेंस, ठीक है ना। आर्बिट्रेशन पे कुछ नहीं इसके बाद, एक चीज तो ये हुई। दूसरी चीज आ रही है आपकी फैक्ट। दूसरा जो इसमें उन्होंने वो रखा है, इंटरप्रिटेशन करी है सेक्शन 3 में, उसकी करिए फैक्ट की। तो वैसे तो ये नॉर्मली पूछता नहीं कि फैक्ट क्या होता है, मगर कभी उसका मन कर जाए तो फैक्ट को देखो, एक चीज तो बहुत आराम समझ लो कि फैक्ट का मतलब समझना एनीथिंग, ये जरूर पकड़ लेना। वैसे तो हर चीज फैक्ट है, नॉर्मली हर चीज अपने आप में एक फैक्ट, मगर ये क्या कह रहा है देखो, ये कह रहा है फैक्ट मीन्स एंड इंक्लूड, तो डिफाइन कर रहा है और बता भी रहा है कि इसको ओपन भी रख रहा है, इस डेफिनेशन को बता भी रहा है क्या है, और इंक्लूड में बोल रहा है कि ओपन भी रख रहा है, कोई जरूरी नहीं है एग्जॉस्ट हम नहीं दे रहे, इसमें और भी बहुत कुछ हो सकता है इस डेफिनेशन में, और जो कुछ चीजें हम बता रहे थे, इंक्लूड का मतलब ये होता है, ओपन डेफिनेशन होगी ना। कह रहा है एनीथिंग, स्टेट ऑफ थिंग, रिलेशन ऑफ थिंग, केपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय द सेंसेस, एनीथिंग, ठीक है, स्टेट ऑफ थिंग, और तीसरा क्या कह रहा है ये, रिलेशन ऑफ थिंग, जिसे आप परसीव कर सकते हो सेंस से। आप परसीव कर सकते हो सेंस से, तो वो क्या होगी, मान ली कुछ आप देख सकते हो, फैक्ट है, सुन सकते हो, फैक्ट है, छू सकते हो, फैक्ट है, महसूस कर सकते हो, फैक्ट है। कोई भी चीज, कोई मतलब के कोई भी चीज है, आप नॉर्मली मान के चलो, जैसे आप देख सकते हो, सुन सकते हो, सब कुछ क्या है, फैक्ट है। यहां से क्या क्वेश्चन भी नहीं पूछता। दूसरी एक और चीज पूछ रहा है कि एनी, अब इसने भी बोला कि मेंटल कंडीशन, एनी मेंटल कंडीशन ऑफ विच एनी पर्सन इज कॉन्शियस, मतलब कि जिसके बारे में आपकी चेतना जागृत टाइप हो, जो आपके मतलब के मेन फ्रेम में चल रही हो। जैसे ना कुछ चीजें हमारे सबकॉन्शियस में होती हैं कि शांत अवस्था में याद नहीं होती हैं, भूल जाते हैं हम लोग,
या मान लीजिए कोई बात है वो हमारे सबकॉन्शियस में है, वो चीज नहीं है फैक्ट। हमें उसके लिए कॉन्शियस होना बहुत जरूरी है। और अगर क्वेश्चन पूछेगा तो यहां से पूछेगा, वहां तो आप बता दो कि एनीथिंग फलाना ढिमकाना सब कुछ जो हम परसीव कर सकते हैं वो फैक्ट होता है। और ये भी एक कोई कि अगर मेंटल कंडीशन अगर कुछ है तो कोई भी ऐसी चीज जिसके लिए कॉन्शियस होना चाहिए व्यक्ति, तभी फैक्ट बनेगा। अगर सबकॉन्शियस में है उसके तो वो फैक्ट नहीं है। ये तो हो गया जी आपका फैक्ट। इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं, वैसे तो मुझे लगता नहीं कि एग्जांपल आपको जरूरत है, मगर मान लो एक बार आप फिर भी देख लो। और इसमें देखो ये है ना, जैसे मान लीजिए एक सर्टेन ऑब्जेक्ट है, एक सर्टेन ऑर्डर में लगे हुए हैं, फैक्ट है। आदमी को सुना, कहा, देखा, फैक्ट है ना। किसी की कोई रेपुटेशन है, फैक्ट है। तो ये सब कुछ फैक्ट है इसमें। इसके बाद इसमें आता है सेक्शन 3 के इंटरप्रिटेशन में, आता रेलिवेंट और एक आता है फैक्ट इन इशू। दो चीज आती है, रेलिवेंट फैक्ट एंड फैक्ट इन इशू। ठीक है, तो ये जो रेलिवेंट फैक्ट क्या होता है, फैक्ट इन इशू क्या होता है, कभी कभी ये पूछ लेता है। और इसकी तो सिंपल डेफिनेशन ही पूछता है जब भी पूछता है, या फिर अगर उसका बहुत ज्यादा होशियार होगा एग्जामिनर या बहुत ज्यादा ट्रिकी पेपर बनाना चाहता होगा तो वो एक काम कर सकता है कि एक पूरी प्रॉब्लम सेट कर सकता है और जिसमें पूछ सकता है कि इसमें क्या ये फैक्ट रेलिवेंट है कि नहीं, और उसके लिए पूरा एविडेंस एक्ट पड़ा हुआ हमारे सामने। ऐसे कई मौके आएंगे जहां पे से एग्जांपल्स आएंगे सेक्शन बाय सेक्शन, और वो सेक्शन पूछे भी जाते हैं कि भाई ये एडमिसिबल है कि नहीं है, ये रेलिवेंट है कि नहीं है। तो वो वहां से यू के एग्जाम्पल उठाए जाते हैं, पूछे जाते हैं। ये तो सिर्फ बता रहा है कि रेलिवेंट है क्या। तो कह रहा है कि वन फैक्ट, अगर इसकी डेफिनेशन हम देखें, कह रहा वन फैक्ट इज सेड टू बी रेलिवेंट, एक फैक्ट को रेलिवेंट कहा जाएगा टू अनदर, दूसरे फैक्ट के परिप्रेक्ष्य में एक फैक्ट को रेलिवेंट कहा जाएगा when the one is connected with the other in any of the ways referred to in the provisions of this act relating to the relevancy fact। इसने तो डेफिनेशन ही खतरनाक से दे, कह रहा है कि हमने इस एक्ट में जैसे जैसे उसकी रेलिवेंसी बताई है, अगर उन तरीकों से वो मिलता है तो माना जाएगा कि एक फैक्ट दूसरे फैक्ट के परिप्रेक्ष्य में रेलिवेंट है। ये कुछ नहीं बता रहा, कोई डेफिनेशन नहीं दे रहा है यहाँ पर। यहाँ तो सिंपल बोल रहा है कि हमने आगे, और वो आगे का मतलब ये कहना चाह रहा है कि 6 से 55, इसका आगे का मतलब कि 6 से 55 तक जो हमने दिए हैं रेलिवेंट फैक्ट के सेक्शंस, उसमें अगर कोई उन तरीकों से, उस वेस से अगर वो उसमें आ रहा है तो फिर वो रेलिवेंट है, उसके अलावा नहीं है। कह रहा ना कि वन फैक्ट इज सेड टू बी रेलिवेंट टू अनदर व्हेन द वन इज कनेक्टेड, इस तरीके से वो कनेक्टेड हो with the other in any of the ways referred to in the provision of this act। तो इस एक्ट के प्रोविजंस में जैसे हमने दिया उस तरीके से अगर वो कनेक्टेड होगा तो फिर हम उसको रेलिवेंट फैक्ट मानेंगे, वरना नहीं मानेंगे। बाकी अगर पूछेगा तो मान लीजिए डेफिनेशन पूछेगा, डेफिनेशन में कुछ है नहीं, कोई इंपॉर्टेंट कीवर्ड नहीं है, जो आगे भैया हमने दिया वैसा ही है, सब कुछ ऐसा ही है। और दूसरा है फैक्ट इन इशू। ठीक है जी, फैक्ट इन इशू की डेफिनेशन में थोड़ा सा समझने लायक चीज है। यार फैक्ट इन इशू है क्या? फैक्ट इन इशू कह रहा था एक्सप्रेशन फैक्ट इन इशू मीन्स एंड इंक्लूड, तो ये भी देखो अपने आप में संपूर्ण डेफिनेशन नहीं बता रहा, ओपन रखी हुई है इसने, है ना। इसने इंक्लूड बोल के ओपन कर दी ना। कह रहा है एनी फैक्ट फ्रॉम विच, सपोज करो फैक्ट ए है, एक फैक्ट, एनी फैक्ट फ्रॉम विच, तो इस फैक्ट से ईदर बाय इटसेल्फ, या तो ये खुद फैक्ट, या तो ये खुद फैक्ट, और इन कनेक्शन विद अदर फैक्ट, या फिर किसी, सपोज करो या तो ये खुद और या तो किसी और फैक्ट के साथ जुड़ के, या तो अकेला ही ये काम करने लायक हो या फिर किसी से जुड़ के करे, है ना। द एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंस, नेचर और एक्सटेंट, क्या क्या देखो, एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंस, नेचर और क्या है, एक्सटेंट।
नेचर एंड देख लेना एक्सटेंट। ये कोई फैक्ट या तो खुद या किसी और फैक्ट के साथ मिलकर, ये चारों चीजें किसी, अब देखो किसी क्या, किसी राइट, लाइबिलिटी, राइट, लाइबिलिटी, डिसेबिलिटी, इन तीनों के बारे में या तो इसको सपोर्ट करती हैं, असर्ट करती हैं, या डिनाई करती हैं, तो उसको बोला जाएगा फैक्ट इशू। कहना क्या चाहता है ये? कहना ये चाहता है कोई भी फैक्ट या किसी फैक्ट के साथ मिलकर, समझो हमने एक लेके चलता खुद में एक फैक्ट वो करके दिखा रहा, तो देखते हैं कोई भी फैक्ट किसी राइट, लाइबिलिटी, डिसेबिलिटी, किसी अधिकार का, किसी आप पे जो लाइबिलिटी है उत्तरदायित्व का या डिसेबिलिटी, इन तीनों चीजों की के होने का या ना होने का, या उसकी प्रकृति कैसी है, या उसका एक्सटेंट कितना होगा, उसका विस्तार कितना होगा, इन चीजों को बताती है या उसके ना डिनाई होता है, उसे मना करती है, तो फिर उसे बोला जाएगा फैक्ट इशू, है ना। किसी भी, और आगे उन्होंने जोड़ दिया कि इन एनी सूट ऑफ प्रोसीडिंग, तो ऑब्वियस सी बात है कि या तो कोर्ट में चले गया तो प्रोसीडिंग चलेगी, सूट चलेगा, है ना, सिविल और क्रिमिनल वाली बात, ठीक है। तो कोई भी फैक्ट जो किसी राइट, लाइबिलिटी और डिसेबिलिटी के होने का, ना होने का, उसकी प्रकृति का, उसके विस्तार को बताता है या मना करता है, डिनाई करता है, तो वो फैक्ट इशू है। अब देखो एक चीज में थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं कि सपोज करो आप, एक व्यक्ति था, मान लीजिए ऐसे मान लीजिए 307 में कन्विक्ट हो गया और उसे मान लो कि 5 साल की सजा है, सपोज करो, ठीक है, कोर्ट ने बोला 5 साल की सजा है। अब पता लगा अगली बार सपोज करो दोबारा से किसी और मैटर 5 साल में बाहर निकले, या फिर एक 307 लग गई उस पर। अब उस पर सजा पर जब आर्ग्यूमेंट चल रहा है तो एक ने बोला कि सर उसका प्रीवियस कन्विक्शन भी था, एक पहले भी एक 307 में कन्विक्ट हो चुका है, तो वो कह रहा है कि सर ये तो हैबिचुअल ऑफेंडर है और इसकी तो सजा बढ़ती है, भाई ये तो ऐसे काम करता है, तो इसके आप ना पनिशमेंट बढ़ाइए, इसे बहस होनी है, आर्ग्यूमेंट। तो ये जो 307 है, पिछला वाला जो कन्विक्शन है, जो पिछली वाली पनिशमेंट है, ये क्या करेगी? ये एक फैक्ट है, पहले तो आप ये मान लो कि एक फैक्ट है कि पहले इसको एक कन्विक्शन हुआ था, इसमें 5 साल की सजा हुई थी, एक फैक्ट है। ये फैक्ट अगर इस डेफिनेशन में पुट करें तो किसी राइट, लाइबिलिटी, किसी राइट, लाइबिलिटी, डिसेबिलिटी को क्या करता है? बताता है, नहीं बताता है, एक्सटेंड करता है, ये सब करता है। तो ये वाले की जो लाइबिलिटी होगी, अब जो ये लाइबिलिटी इस पर बनेगी यहाँ पर 307 में, इसको ये वाला फैक्ट एक्सटेंड करेगा, है ना, एक्सटेंड करेगा, नहीं करेगा, इसका विस्तार करेगा, भाई ज्यादा सजा होगी या कम होगी, कम ज्यादा जो भी होगी। तो ये वाला जो फैक्ट है ये भी फैक्टिंग इशू है कि क्या उसको पहले 307 के एक मुकदमे में 5 साल की सजा सुनाई गई थी, ये अपने आप में फैक्टिंग इशू बन गया है। मैं ये कहना चाहता हूं, ये शायद थोड़ा सा ना लोग ध्यान नहीं देते हैं इस पर कि इवन द प्रीवियस पनिशमेंट वो भी फैक्टिंग इशू बन जाती है अगर वो आपकी सजा को बढ़ाने में या घटाने में हेल्प करते। अब मान लो कि आप ये तो छोड़ोगे, तो मैंने प्रीवियस आपको बताई, मान लीजिए आपको कोई चोरी की मान लो कि 389 का मुकदमा लग गया, आपको इसमें 3 साल तक की सजा आपको पता ही है। अब आपके वकील साहब ने एक सेंटेंस पे जब आर्गुमेंट हो रहा था, आपके वकील साहब ने बोला कि सर ये तो इसका जो बिहेवियर है वो बहुत गुड है, ठीक है, और बस गलती से कुछ लोगों के चक्कर में फंस के और ये वो फलाना ढिमकाना, उम्र भी कम है और इस चक्कर में ये इसमें फंस गया। तो ये जो ये फैक्ट दे रहा है कि इसका बिहेवियर गुड है, सपोज करो आप, तो ये भी फैक्ट इशू हो जाए। क्यों? क्योंकि ये इसकी राइट, लाइबिलिटी, डिसेबिलिटी को क्या करेगा? बढ़ाएगा ना, एक्सटेंड करेगा ना, तो ये भी क्या हो जाएगा? फैक्ट इशू बन जाएगा। फैक्ट इशू वो होता है जो किसी अधिकार, किसी लाइबिलिटी या किसी डिसेबिलिटी के होने का, ना होने का, या फिर उसका क्या बोलते हैं उसको,
प्रकृति को या उसके एक्सटेंट को या तो असर्ट करता है या तो बताता है, नहीं बताता है, तो वो क्या करता है। एक चीज और थोड़ा पकड़ लो, ये चीजें तो आपने डेफिनेशन देख ली। अब देखो रेलिवेंट फैक्ट और फैक्ट इन इशू, ये फैक्ट के दो प्रकार हो गए ना भाई, हमने ऊपर पढ़ा फैक्ट, उसके बाद पढ़ा फैक्ट, दो प्रकार के होते हैं, रेलिवेंट फैक्ट होता है, फैक्ट इन इशू। तो ये जो क्लासिफिकेशन है, ये जो वर्गीकरण किया है फैक्ट का, ये किया है मुनीर जस्टिस ने, ये भी आप थोड़ा याद रखना। और फैक्ट का एक क्लासिफिकेशन किया था बेंथम ने, भी एक क्लासिफिकेशन किया था। उन्होंने फैक्ट को दो तरीके से बताया था, उन्होंने बोला था फैक्ट होते हैं मेंटल और फिजिकल। बेंथम ने बोला कि फैक्ट होते हैं मेंटल और फिजिकल, जस्टिस मुनीर ने बोला कि फैक्ट होता है रेलिवेंट फैक्ट और फैक्ट इन इशू। ठीक है, ये थोड़ा याद रखना। एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट ये पूछा था, कभी कभी क्या करता है, ये पूछा था कि रेलिवेंट फैक्ट और फैक्ट इन इशू, इन दोनों का एक एक नाम हो रहा है, एक इनका क्या बोलते हैं, सिनोनिम्स है। इसको बोलते हैं रेलिवेंट फैक्ट को फैक्टा प्रोबेंसिया, फैक्टा FACTA PRO BAN प्रोबेंसिया TIA। और फैक्ट इन इशू को बोलते हैं फैक्टा प्रोबेंडम BAN DUM है ये। ठीक है, तो रेलिवेंट फैक्ट को बोलते हैं फैक्टा प्रोबेंसिया, फैक्ट इन इशू को बोलते हैं फैक्टा प्रोबेंटम। तो कई बार ऐसे पूछ देता है कि फैक्ट मतलब कि फैक्ट इन इशू को क्या बोला जाता है, या रेलिवेंट फैक्ट को क्या बोला जाता है, ऐसा पूछ देता है कई बार। ठीक है ना, ये आप जरूर नोट कर लेना, ये आपके काम आएगा। इसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो डॉक्यूमेंट को उन्होंने डिफाइन किया है, ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बस ये सब याद रखना। ये सब सेक्शन 3 में हम चल रहे हैं, तो सेक्शन 3 पकड़ के रखना आप। सेक्शन 3 में कह रहा है डॉक्यूमेंट क्या मीन्स एनी लेटर एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड अपॉन एनी सब्सटेंस और मीन ऑफ लेटर फिगर मार्क्स और बाय मोर देन वन ऑफ दोस मींस इंटेंडेड टू बी और व्हिच मे बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग दैट मैटर। हमने आईपीसी में भी डॉक्यूमेंट पढ़ा था, वहां पर कह रहा है कि जो एविडेंस में यूज करने की इंटेंशन हो या एविडेंस में यूज हो जाए उसे डॉक्यूमेंट माना जाएगा। और यहाँ पे डॉक्यूमेंट कह रहा है, सब कुछ तो वही कह रहा है कि भाई किसी भी सब्सटेंस में अपने लेटर फिगर मार्क से कुछ किया तो वो तो हम मान लेंगे, मगर इंटेंडेड टू बी विच में भी फॉर रिकॉर्डिंग दैट मैटर। तो ये कह रहा है इंटेंशन यहाँ पे क्या होनी चाहिए, रिकॉर्ड करने की, रिकॉर्डिंग। वहां पर इंटेंशन थी कि इसका एविडेंस में यूज हो जाए या हो सकता है, यहाँ पे कह रहा है कि उसकी रिकॉर्डिंग हो सके। लगभग लगभग सेम है, तो बहुत ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। इसमें देखो ये कभी कभी ये पूछ लेता है, इसमें जो लास्ट है ना कैरिकेचर इज अ डॉक्यूमेंट। किसी ने अगर मान लीजिए ऐसे ऐसे करके कार्टून नहीं बनाते ऐसे करके, तो कैरिकेचर भी एक डॉक्यूमेंट है, ये याद रखिएगा आप। इसके बाद आता है एविडेंस। डॉक्यूमेंट इतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं। एक आता है एविडेंस। एविडेंस में दो तरीके के एविडेंस की बात होती है, ठीक है जी। कौन कौन से, एक होता है ओरल और एक होता है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, एक होता है ओरल एविडेंस। तो पहला ये बता रहा है जो, वो बता रहा है ओरल एविडेंस। कह रहा है एनी स्टेटमेंट, सॉरी ऑल स्टेटमेंट, स्टेटमेंट तो बोल के, ऑल स्टेटमेंट which the court permits or required to be made before it by witness in relation to matter of fact under inquiry. Such statement are called oral evidence. तो ये कह रहा है कुछ भी, अगर देखो हर स्टेटमेंट एविडेंस नहीं है। मैं मान लीजिए अभी आपसे कुछ कह रहा हूँ तो कोई स्टेटमेंट ये मैं दे रहा हूँ मान लीजिए, तो ये कोई एविडेंस थोड़ी ना हो गई, अनटिल एंड अनलेस जब तक के कोर्ट या तो परमिट नहीं कर रहा या फिर बुला नहीं रहा, रिक्वायर नहीं कर रहा कि भाई आप आइए हमारे सामने कुछ आकर बताइए।
अगर कोर्ट आपको बुला रहा है तो वो स्टेटमेंट ओरल एविडेंस बन जाएगी। जब तक कोर्ट, तो इसी में ये पकड़ के जरूर रखना कि यहाँ पर कोर्ट का जब तक परमिशन कोर्ट परमिट कर दे या फिर रिक्वायर करे, तभी स्टेटमेंट ओरल एविडेंस में चेंज होगी। नहीं तो ऐसे तो 3600 स्टेटमेंट दुनिया दे रही है, तब एविडेंस नहीं बन जाएगी। तो नहीं। दूसरा तो ठीक है, क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है ऑल डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड प्रोड्यूस फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट। तो सही बात है, कुछ भी अगर आपने कोर्ट के इंस्पेक्शन के लिए दिया है, कोई भी आपने कागज कुछ भी मतलब आपने दिया है, मान लो डॉक्यूमेंट वगैरह, तो वो सब कौन से डॉक्यूमेंट हो जाएंगे, वो हो जाएंगे डॉक्यूमेंट्री। दो तरीके के एविडेंस हो गई थी, ओरल कौन से हो गए, जो स्टेटमेंट आप कोर्ट में दे रहे हो, और डॉक्यूमेंट्री कौन से, जो कागज आप कोर्ट में। ठीक है जी। अब ये है, देखिए इसमें 3 है, प्रूव्ड, डिस्प्रूव्ड, नॉट प्रूव्ड। यहां से बहुत पूछता है उसका, सबसे इजी है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है इसमें। यहां से पूछता है प्रूव्ड, डिस्प्रूव्ड, नॉट प्रूव्ड क्या होता है, और ज्यादातर तो जो पूछता है एक्चुअली नॉट प्रूव पूछता है, सबसे आसान वही है, फिर भी वही पूछता है। अब नॉट प्रूव तो वैसे भी समझ में आ रहा है कि कोई भी चीज जो न प्रूव हुई है ना ही डिस्प्रूव हुई है, कोई भी चीज जो ना ही प्रूव हुई ना ही डिस्प्रूव हुई, क्या आप कहेंगे उसको, उसको कहेंगे नॉट प्रूव। यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि नॉट प्रूव का मतलब क्या है। तो उसमें लिख देगा एक प्रूव हो गई है, या बोलेगा डिस्प्रूव हो गई है, बोलेगा ना प्रूव हुई है ना डिस्प्रूव हुई है, बोलेगा कुछ भी, मतलब ऐसे कॉम्बिनेशन सेट करता रहता है। तो नॉट प्रूव का मतलब ये होता है कि जो ना तो प्रूव हुई है ना डिस्प्रूव। नॉट प्रूव का डिस्प्रूव मत समझना, जो कंफ्यूजन है वो कहाँ होगी कि नॉट प्रूव बोल रहा है, जो चीज प्रूव नहीं हुई तो मतलब डिस्प्रूव, तब डिस्प्रूव मार दो। डिस्प्रूव अलग चीज है, सॉरी, डिस्प्रूव अलग चीज है। देख लेते प्रूव डिस्प्रूव भी। प्रूव में क्या कह रहा है, प्रूव में कह रहा है अ फैक्ट इज सेड टू बी प्रूव्ड, एक तथ्य प्रूव्ड कहा जाएगा व्हेन, जब, आफ्टर कंसिडरिंग द मैटर बिफोर इट, तो जो मैटर है उसको कंसिडर, उसको मतलब के रिजल्ट करने के बाद, कंसिडर करने के बाद, द कोर्ट ईदर बिलीव्स, एक तो क्या है कि कोर्ट बिलीव कर रहा है, किस चीज का बिलीव कर रहा है, एग्जिस्ट, मतलब कि आपने कुछ दिया उसको, कुछ भी आपने फैक्ट प्रूव करने के लिए कुछ दिया आपने, और उसने उसे कंसीडर किया, उसने उसे देखा, पढ़ा, समझा, और उसके बाद उसे ऐसा लगा कि ये तो फैक्ट जो एग्जिस्ट करता है। ठीक है। और दूसरा है कंसीडर्ड एग्जिस्टेंस सो प्रोबेबल दैट अ प्रूडेंट मैन ऑट अंडर द सर्कमस्टांसेस ऑफ पर्टिकुलर एज टू एक्ट अपॉन द सपोजिशन दैट इट एग्जिस्ट। तो एक तो सीधे सीधे वो एग्जिस्ट पे वो कर ले, या फिर कह रहा है कि एक आम आदमी के समझ में वो ऐसा मतलब फैक्ट वो उसे ऐसा बिलीव हो जाए कि अगर एक आम आदमी उसे देखता तो वो सब स्थितियों में ऐसा मानता कि ये तो एग्जिस्ट करता है ना, तो वो तो माना जाएगा कि वो फैक्ट क्या होगा, प्रूव हो जाएगा। पहला तो कोर्ट बिलीव ही कर ले कि भाई उसे कंसिडर करके एग्जिस्ट कर रहा है। दूसरा कि उस फैक्ट की एग्जिस्टेंस को इतना प्रोबेबल हो कि कोई अगर आम आदमी उस केस के सर्कमस्टांसेस में अगर देखता तो मानता कि ये चीज एग्जिस्ट करती है, तो फिर वो माना जाएगा फैक्ट क्या होगा, प्रूव। दो चीजें, तो या तो उसको उसमें क्या है, देखो दोनों ही प्रूव वाले में क्या है कि उसको बिलीव होना चाहिए एग्जिस्ट करता है, या फिर आम आदमी की समझ में वो मान के चले कि भाई ये तो भाई चीज है, प्रूव होती है, आम धारणा ऐसी हो समझ वाला। इसी का उल्टा डिस्प्रूव सेम है बिल्कुल। आप डिस्प्रूव देखोगे इसमें कुछ खास नहीं, ये कह रहा है कि उसे कंसीडर करने के बाद उसे लगा कि उसे बिलीव हो जाए कोर्ट को कि नॉट एग्जिस्ट, उससे ये हो जाए कि ये चीज तो एग्जिस्ट ही नहीं करती उसे कंसीडर करने के बाद। देखो अ फैक्ट इज सेड टू बी डिस्प्रूव व्हेन आफ्टर कंसीडरिंग द मैटर बिफोर इट द कोर्ट ईदर बिलीव दैट इट डज नॉट एग्जिस्ट, तो कोर्ट को बिलीव हो जाए कि एग्जिस्ट नहीं करती, या फिर कंसिडर नॉन एग्जिस्टेंस सो प्रोबेबल, और उसको उसकी नॉन एग्जिस्टेंस इतनी प्रोबेबल लगती है कि अगर एक आम आदमी होता वो इस केस के सर्कमस्टांस में मान के चलता कि
ये चीज एग्जिस्ट नहीं करती, तो इसमें नॉट एग्जिस्ट चलेगा, प्रूव्ड में एग्जिस्ट चलेगा, और नॉट प्रूव में ना प्रूफ चलेगा ना डिस्प्रूव चलेगा। ठीक है जी, प्रूफ डिस्प्रूव हो गया। ज्यादातर नॉट प्रूफ से पूछता है, इंडिया से पूछता नहीं है, यहाँ पे आगे कुछ पूछता नहीं है। आगे चलते हैं जी सेक्शन 4। सेक्शन 4 जो है, सेक्शन 3 में अब तक हम करते हैं इंटरप्रिटेशन क्लॉज, उसमें हमारा इंपॉर्टेंट था फैक्ट इशू, इंपॉर्टेंट था हमारा एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री, ओरल, वो भी इंपॉर्टेंट था हमारा, प्रूव नॉट प्रूव डिस्प्रूव ये भी इंपॉर्टेंट था। और इसके बाद अगर हम आए तो सेक्शन 4 भी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, और ये भी वैसे है तो ये भी डेफिनेशन टाइप, अगर से क्लॉज में ही ले लेते हो थर्ड में तब भी कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे बोल रहा है 3 चीजें, मे प्रूव, मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम और कंक्लूसिव प्रूफ। ये 3 चीजों की डेफिनेशन होता है कि मे प्रिज्यूम क्या होगा, सेल्फ प्रिज्यूम क्या होगा, कंक्लूसिव प्रूफ क्या होगा। और ये मे प्रिज्यूम सेल्फ प्रिज्यूम ये है कि मान लीजिए कई बार लॉ जजेस को, कोर्ट को ये पावर देता है कि आप इसमें अपना डिस्क्रिप्शन यूज कर सकते हो। भैया मान लो कि ये चीज ऐसे है तो आपने मान लिया, ठीक है। कई बार कोर्ट लॉ मैंडेटरी कर देता है कि आपको ये बात माननी पड़ेगी, आपकी मर्जी हो चलो मगर ये बात आपको ये माननी पड़ेगी। और कंक्लूसिव का मतलब ये होता है कि ये बात आपको माननी तो पड़ेगी, और इसको डिनाई करने के लिए आप कोई एविडेंस तक नहीं ले सकते। मे प्रिज्यूम में आपकी मर्जी है, आप मानो मत मानो। सेल्फ प्रिज्यूम में आपको बात तो माननी पड़ेगी, मगर उस पर आप एविडेंस ले सकते हो उसको डिस्प्रूव करने के लिए। और कंक्लूजन में तो बात तो मानोगे, मगर आप उस पर एविडेंस तक नहीं ले सकते उसको डिस्प्रूव करने के लिए। इतना मतलब बाइंड कर देता है, इतना मैंडेटरी कर देता उसको। तो आप एक बार देख लेते मे प्रिज्यूम सेल्फ प्रिज्यूम क्या है, भूमिका मैंने बना दी है। मे प्रिज्यूम कह रहा है whenever it is provided by this act, जब भी इस एक्ट द्वारा प्रोवाइड करा गया है, that the court may presume a fact, तो कोर्ट क्या है, एक फैक्ट को प्रिज्यूम कर सकती है। अगर ये दिया हुआ है कोर्ट मे प्रिज्यूम, चाहे तो कर सकती है, तो फिर कोर्ट क्या करेगी अगर ये दिया हुआ है कहीं तो इट में ईदर रिगार्ड सच फैक्ट एज प्रूफ, तो कोर्ट चाहे तो या तो कह दे कि भाई मेरे को पावर है और मेरे को लग रहा है तो मैं मान के चल रहा हूँ ये तो भाई प्रूव हो गया, फैक्ट प्रूफ है, या तो चाहे उसे प्रूव्ड मान ले और प्रूव मान ले, अनलेस एंड अनटिल इज डिस्प्रूव, और मे कॉल फॉर प्रूफ ऑफ इट। या फिर ये भी कह सकता है भैया कि आप एक काम करो, इस वाले फैक्ट को मैं प्रूव नहीं मानना, इस पर पहले एविडेंस लाओ और इसे पहले प्रूव करो। मे प्रिज्यूम में कोर्ट की मर्जी होती है, डिस्क्रिशन होता है कि वो चाहे तो उस फैक्ट को प्रूव्ड मान ले और दूसरी पार्टी से कह दे कि भैया आप एविडेंस लेके आइए इसे आपको डिस्प्रूव करना है तो, और चाहे तो वो कह दे जिसने वो फैक्ट दिया है कि आप इसे प्रूव करो, मैं तो नहीं मानता जी। इतनी सी कहानी है बस, मे प्रूव में डिस्क्रिशन है। और वहीं अगर आप सेल्फ प्रिज्यूम में जाओगे, यहां पे क्या है, आपको वही है कि अगर इस एक्ट ने कहीं दिया सेल्फ प्रिज्यूम करना है तो क्या होगा, एक फैक्ट है और आपको उसे प्रूव्ड मानना ही पड़ेगा। Whenever it directed by this act, the court shall presume fact, it shall regard such fact as proved. Shall मैंडेटरी वर्ड है, आपको करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा तो फैक्ट प्रूव्ड है। ठीक है जी, अनलेस एंड अनटिल इट इज डिस्प्रूव, जब तक कि कोई इसमें दूसरी पार्टी इसे एविडेंस देकर डिस्प्रूव नहीं करती, ओवरऑल बात तब तक आपको मानना पड़ेगा कि ये फैक्ट प्रूव है। भाई एक केस होता है तो उसमें मान लो कि कुछ फैक्ट आते हैं और उन फैक्ट को दोनों पार्टी में से कोई फैक्ट प्रूव करके एंड में केस डिसाइड होता है। तो उसमें एविडेंस एक्ट आगे जब हम पढ़ेंगे और आपको पता भी होगा, आपने डिटेल में एविडेंस एक्ट पढ़ा होगा, तो इसमें क्या होता है, फैक्ट होते हैं ना, बर्डन ऑफ प्रूफ होता है किसी के ऊपर। ए पे मान लीजिए फलाने फैक्ट को प्रूव करने का है, बी पे फलाने फैक्ट को प्रूव करने का है। तो अगर मान लीजिए कोई ये फैक्ट ए को प्रूव करना है मगर उसमें इसमें एविडेंस एक्ट में भी हुआ सेल्फ प्रूफ, तो ए को जरूरत नहीं पड़ेगी उसे प्रूव करने की, उसने सिर्फ फैक्ट बता दिया और कोर्ट ने मान लिया कि शेल प्रिज्यूम लिखा हुआ है, हमने तो मान लिया प्रूव हो।
अब आप बी से कह सकते हो, बी एक काम करो भाई आप इसे डिस्प्रूव करो, हमने तो मान लिया ए को प्रूव नहीं करना। में है कि चाहे वो प्रूफ मान ले चाहे ऐसे ही बोल दे कि काम करो ले आओ भाई। और कंक्लूसिव प्रूफ जो है लास्ट, जो कंक्लूसिव प्रूफ है ये क्या कहता है, ये कहता है कि अगर फैक्ट देखो, फैक्ट है ए, फैक्ट है बी, ठीक है। अब देखते हैं, दो फैक्ट हमारे पास। When one fact is declared by this act to be conclusive proof on another, अगर इस एक्ट में कहीं पे ये दिया हुआ है कि फैक्ट ए फैक्ट बी का कंक्लूसिव प्रूफ है, ठीक है। द कोर्ट शैल, देखो शैल वर्ड यूज किया तो क्या हो गया, मैंडेटरी हो गया यहाँ पर, है ना, मान करना पड़ेगा उसको। ऑन प्रूफ ऑफ द वन फैक्ट, तो अगर आपने ये ए फैक्ट को प्रूव कर दिया, इससे अगर आपने प्रूव कर दिया तो ऑटोमेटिकली बी प्रूव्ड मान लिया जाएगा। रिगार्डिंग द अदर एज प्रूव्ड, है ना, तो अगर आपने ए को प्रूव किया तो ये माना जाएगा बी अपने आप प्रूव हो गया, है ना, क्योंकि बी का ए कंक्लूसिव प्रूफ है ना। और आगे कह रहा है एंड शैल नॉट अलाउ एविडेंस टू बी गिवन फॉर द पर्पज डिस्प्रूविंग इट। और अब भैया आपको हम एविडेंस भी नहीं लाने देंगे, जो मैं आपको कह रहा था कि अब तो भैया आप एविडेंस भी नहीं दे पाओगे इस फैक्ट को डिस्प्रूव करने। एक बार जो कंक्लूसिव प्रूफ में चला गया तो उसमें तो आप एविडेंस देकर डिस्प्रूव भी नहीं कर सकते, सेल वाले में कर तो पा रहे थे। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल अगर आपको देखना हो तो आप सेक्शन, हम तो पढ़ेंगे ही 112, अगर मन करे उसे देखना। 112 में बड़ा ही सिंपल है कि अगर शादी सबसिस्टिंग मैरिज है या फिर शादी डाइवोर्स के बाद कुछ 280 दिन का टाइम है, उस दौरान अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो ये मान लिया जाएगा कि जिस आदमी के साथ वो रह रही थी, मतलब जो उसका पति था, वो उसका लेजिटिमेट चाइल्ड है, लेजिटिमेट चाइल्ड है उसका, डिनाई नहीं कर सकता वो कि अरे ये तो मेरा भाई सा लेजिटिमेट चाइल्ड है। तो मान लीजिए कि सिर्फ फैक्ट क्या है, ए फैक्ट ये है कि क्या ये बच्चा शादी के दौरान पैदा हुआ, शादी अब चल रही है, मान लो कि 10 फरवरी को शादी हुई सपोज करो, ठीक है, और शादी चल रही है, अब चल रही है और पता लगा सपोज करो 6 महीने बाद ही बच्चा हो गया, सपोज करो। अब 6 महीने तो बच्चा वैसे पॉसिबल नहीं है, बहुत रेयर कंडीशन में कभी बच्चा प्रीमेच्योर पैदा हो जाए अलग बात है, और 6 महीने फिर भी मान लो 5 महीने में हो गया। मगर 112 कह रहा है अगर ये प्रूव कर दिया आपने कि एक फैक्ट ये है कि इसका भाई शादी के दौरान बच्चा पैदा हुआ है, तो हम ये मान लेंगे फैक्ट बी को कि भैया ये इसका लेजिटिमेट बच्चा है, और अब इसको ये डिस्प्रूव करने के लिए वो भी नहीं दे सकता। खैर 112 में थोड़ा अलग है, तो डीएनए आ गया, मगर कंक्लूसिव प्रूफ का एग्जांपल जो मैं देना चाह रहा था वो इस तरीके से काम करता है। ये हो गया जी। इसके बाद आते हैं सेक्शन 5। देखो सेक्शन 5 से नॉर्मली क्वेश्चन नहीं बनाता है, मगर सेक्शन 5 जो है वो है एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस से। एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस। तो ये क्या कह रहा है कि एक्चुअल में एक बार अगर सेक्शन आप पढ़ोगे आपको समझ में आएगी सारी बात। कह रहा है एविडेंस में बी गिवन इन एनी सूट ऑफ प्रोसीडिंग। पहले तो इसने कहते हैं किसी भी सूट में, किसी भी प्रोसीडिंग में, चाहे सिविल क्रिमिनल दोनों बोल दिया इसने, उन सब में आप दे सकते हो ऑफ द एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एवरी फैक्ट इन इशू एंड ऑफ सच अदर फैक्ट एज आर हियर आफ्टर डिक्लेयर टू बी रेलिवेंट। एंड ऑफ, तो ये बता रहा है कि आप किसी भी सूट प्रोसीडिंग में किसी भी रेलिवेंट फैक्ट या फैक्ट इन इशू को इसकी एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस को प्रूव करने के लिए आप एविडेंस दे सकते हो, है ना। ये डिक्लेयर हो तो एविडेंस की एडमिसिबिलिटी होगी ना। ये एडमिसिबिलिटी को मुझे नहीं पता हिंदी में क्या कहते हैं, तो ये एविडेंस की एडमिसिबिलिटी होगी। आपको सेक्शन 5 ये बता रहा है कि उसके अलावा आप कर नहीं सकते। तो जो इन्होंने मान लो रेलिवेंट फैक्ट अब दे रखे 6 से 55 तक, आपको पहले बताना पड़ेगा कि मेरा ये फैक्ट है जिसे मैं प्रूव कराना चाह रहा हूँ, एविडेंस देना चाह रहा हूँ, वो 6 से 55 में फॉल करता है। इसमें एक बार जब आपने कर दिया कि हाँ जी इसमें फॉल कर रहा है, तब आप दे सकते हो एविडेंस, वरना नहीं दे पाओगे। वो ये कहना चाह रहा है, इसके अलावा नहीं दे सकते। फैक्ट इन इशू है तो उस पर दे सकते हो।
ठीक है जी, एक ये चीज हो गई। तो ये हो गया। दूसरा एक चीज मैं आपको बताऊं, एक आई विटनेस की टेस्टिमनी होती है, ये क्वेश्चन अगर पूछ ले कि आई विटनेस की टेस्टिमनी जो होती है, टेस्टिमनी मतलब जो उसके वो होती है गवाही, आई विटनेस के जिसने बिल्कुल खून होते देखा, उसकी गवाही किस सेक्शन में रेलिवेंट होगी, एडमिसिबल होगी, ये अगर पूछ ले तो इसका आंसर है सेक्शन 5। जो आई विटनेस की टेस्टिमनी है वो किसी और सेक्शन में नहीं है ना, ये होती है खुद सेक्शन 5 में। ये आप याद रखिएगा, कभी अगर पूछ दे क्वेश्चन। एक चीज और पढ़ लो। और एक्सप्लेनेशन देखो इसकी क्या कह रहा है, एक्सप्लेनेशन सिंपल सी बात कह रहा है, दिस सेक्शन कैन नॉट इनेबल एनी पर्सन टू गिव एविडेंस ऑफ अ फैक्ट which is disentitled to prove by any provision of law for the time being forced through civil procedure। ये कह रहा है सपोज करो कि सीपीसी किसी प्रोविजन की वजह से कोई व्यक्ति क्या हो गया, डिसएंटाइटल हो गया, कि अब वो क्या करेगा, एविडेंस नहीं दे पाएगा। तो अब मान लीजिए वकील साहब पहुंच गया कि सर मैं तो कह रहा हूं कि एविडेंस एक्ट के सेक्शन 5 देख लीजिए ना, कोई भी सूट होगी, प्रोसीडिंग होगी, तो मेरे को तो राइट दिया ना उसने कि आप रेलिवेंट और फैक्टिंग इशू पे आप वो दीजिए, एविडेंस आप दे सकते हो। तो अगर ये एक्सप्लेनेशन ना दे तो सीपीसी के साथ कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगा। तो इसलिए उस कॉन्ट्रडिक्शन को बताना कि भैया अगर सीपीसी में कहीं एक्सप्रेसली कहीं दे रखा है उन्होंने कि आप डिसएंटाइटल हो जाएंगे, तो फिर उस हालात में आप नहीं दे पाएंगे, उस पर एप्लीकेबल नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे उन्होंने एक एक्सप्लेनेशन भी क्रिएट कर दी। जैसे मान लो सीपीसी में आप देखोगे ऐसे ऑर्डर 8 रूल 1A है ना, ऑर्डर 714 है, 714 मान लीजिए 714 के आपने एड्रेस वगैरह नहीं दिया, आपने अपना फ्रेश एड्रेस वगैरह सबमिट नहीं करा, तो आपका मान लिया जाएगा कि आपका जो राइट टू क्या बोलते हैं उसको, जो आपकी जो प्लेंट वगैरह थी उस पर जो एविडेंस था क्लोज मान लिया, आपका एविडेंस क्लोज मान लिया जाएगा। अब आपका एविडेंस क्लोज हो जाएगा, आपको नहीं मैं तो एविडेंस दूंगा क्योंकि एविडेंस में सेक्शन 5 पे लिखा हुआ है, तो कह रहे भैया ये नहीं चलेगा क्योंकि वहां पे एक्सप्लेनेशन भी ऐड करती है। ठीक है जी, ये समझ आ गया आपको। इसके बाद देखो यहां से सेक्शन 6 से लेके और लगभग सेक्शन बिल्कुल 55 तक एक एक सेक्शन इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो मतलब कुछ ही बस 2-4 सेक्शन ऐसे बीच में आएंगे जो कम इंपॉर्टेंट हो, वरना हर सेक्शन से कुछ ना कुछ बनता है। जैसे कि एक सेक्शन 6 है, यहां से एक सबसे सिंपल क्वेश्चन बनता है, वो बनता है कि रेस जेस्टे का प्रिंसिपल कहाँ है। एक तो सबसे पहले ये बनता है कि रेस जेस्टे का प्रिंसिपल कहाँ है, ठीक है, तो सेक्शन 6 में है। दूसरा बनता है कि सेक्शन 6 किस किस प्रोसीडिंग पे एप्लीकेबल है ना, तो ये सिविल और क्रिमिनल दोनों पे एप्लीकेबल है। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछता है कि सेक्शन 6 जो है उसकी एप्लीकेबिलिटी सिविल पे है कि क्रिमिनल पे, कि दोनों पे, तो दोनों पे एप्लीकेबल है, ये आप समझ लो। ठीक है जी। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन क्या बनता है कि आखिर रेस जेस्टे है क्या, समझ लिया हम। तो रेस जेस्टे पे प्रिंसिपल है उसका जो हमने अडॉप्ट किया सेम ट्रांजेक्शन। कोई भी चीज ये कह रहे हैं नॉर्मली, जो ये कहना चाहता है वो ये कहना चाहता है कि कोई भी चीज आपने सेम ट्रांजेक्शन में अगर करी है और वो जो भी चीजें एक ट्रांजेक्शन का हिस्सा है तो वो सब रेलिवेंट हो जाएंगी। ओवरऑल बात ये कह रहा है, देखो फैक्ट विच दो नॉट एन इशू, तो ऐसे फैक्ट, कुछ ऐसे फैक्ट मतलब सपोज फैक्ट 1 है, 2 है, 3 है, ये खुद में फैक्ट इन इशू नहीं है, ठीक है, आर सो कनेक्टेड विद फैक्ट इशू, मगर क्या कर रहे हैं कि ये सब इस तरीके से, ये पहला दूसरा तीसरा इस तरीके से कनेक्टेड है फैक्ट इन इशू से, एज टू फॉर्म पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन, की एक सेम ट्रांजेक्शन होता है। तो वो सेम ट्रांजेक्शन होती है, सेम ट्रांजेक्शन वो होती है जिसमें एक तो पहली बात है कि वो टूटी ना हो, चेन हो, एक चेन हो, नेचुरल चेन,
अनडिजाइंड अनप्लान टाइप की, और जो टूटी ना हो, जो नेचुरल लगती हो कि अरे ये हुआ होगा तो ऐसा ये हुआ होगा, वो सब कुछ सेम ट्रांजेक्शन में आ जाएगा। कह रहा अगर ये इस तरीके से कनेक्टेड है तो वो सब क्या होंगे, रेलिवेंट होंगे। अगर कोई फैक्ट जो खुद में तो फैक्टर इशू नहीं है, मगर वो फैक्टर इशू से इस तरीके से कनेक्टेड है, वो क्या होंगे, रेलिवेंट होंगे। और लास्ट में इन्होंने जो बात की ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वेदर चाहे तो वो सेम टाइम पे हुए हो, सेम टाइम एंड प्लेस, और या ना हुए हो, चाहे वो सेम टाइम और प्लेस पे हुए हो, चाहे वो डिफरेंट टाइम और प्लेस, समझ रहे हो। और ये भी तो हो सकता है कि यहाँ से उसने फोन करके, मान लीजिए सपोज करो सेम ट्रांजेक्शन में, कि यहाँ से उसने बोला कि मैं तुम्हारे लड़के को गोली मार दूंगा, ठीक है, वहां उसने सुना कहीं पर, उसने यहाँ, फिर उसके बाद उसने सुना एक गोली की आवाज हुई, तो ये क्या है, ये भी तो सेम ट्रांजेक्शन है, अलग अलग प्लेस पे है दोनों, है ना, ये भी सेम ट्रांजेक्शन है। सपोज करो कि मान लीजिए ए ने बी को गोली मारी, सी ने देखा उसे, सी चिल्लाई, वो चिल्ला के बाहर निकली, डी ने पूछा क्या हुआ, उसने कहा अरे मैंने देखा कि ए ने बी को गोली मार दी, ये भी सेम ट्रांजेक्शन है। मगर जो खैर इसमें कॉन्सेप्ट में जाएंगे, रेजिस्ट बहुत बड़ा है, मेंस के पर्पज से बहुत अच्छे से पढ़ने में जाता है। सवाल ये नहीं कि मेंस में क्या आएगा, सवाल है हम पीटी में क्या क्या आएगा। तो पीटी में जो आएगा वो आएगा, एक तो रेजिस्ट का सिद्धांत किसमें है, ठीक है, सेक्शन 6 में। दूसरा आता है सिविल क्रिमिनल, दोनों पे लगता है, ये दोनों तरीके की प्रोसीडिंग पे लगता है। सेक्शन 6 है, सेम ट्रांजेक्शन की बात कर रहा है, यही चीजें यहां से आती है। और इसका एक हम देख लेते हैं क्या एग्जांपल। अब देखो इसका जो एग्जांपल डी है, ये आप देखो, ये पूछ भी लेता है कभी एग्जांपल डी। कह रहा है कि द क्वेश्चन, इस क्वेश्चन ये है वहां पर कोर्ट में कि वेदर सर्टेन गुड्स ऑर्डर्ड फ्रॉम बी वर डिलीवर्ड टू ए। कह रहा है जो भाई ए ने मतलब कि जो भी ऑर्डर करा था, जो सामान मंगाया था बी से, क्या वो ए को डिलीवर किया गया नहीं करा गया बी के द्वारा, ये क्वेश्चन उठा कोर्ट में कि सामान पहुंचाया गया कि नहीं पहुंचाया गया। द गुड्स वर डिलीवर्ड टू सेवरल इंटरमीडिएट पर्सन सक्सेसफुली। तो ये फैक्ट वहां पर प्रूव हो रहा है कि पर्सन ए ने बी को दिया, बी ने सी को दिया, सी ने डी को दिया, डी ने ई को दिया। ईच डिलीवरी इज रेलिवेंट फैक्ट। तो ये क्या है, अब ये सब ये सेम ट्रांजेक्शन हो गई ना भाई, ये सेम ट्रांजेक्शन है कि ए ने सामान बी को दिया था, बी ने बोला मैंने तो सी को दिया था, सी ने बोला भाई मैंने तो वहां भेजना था, मुझे मैंने वहां भेज दिया था। उसने बोला डी ने वहां से वहां, जैसे मान लो हमारे ये जो होते हैं अमेजन वगैरह से जो हमारी डिलीवरी आती है, इसमें एक आदमी थोड़ा काम करता है, चेन काम करती है। सवाल ये है कि मेरे तक वो सामान पहुंचा नहीं पहुंचा, तो हर डिलीवरी वो दिखा देगा ये वाला अपना कि भाई मैंने तो बी को दे दिया था, बी वाला दिखा देगा मैंने सी को भेज दिया था, भाई सी बोलेगा मैं तो डी को भेज दिया, डी बोलेगा ई को भेज दिया था। तो लास्ट में ई से पूछा है भाई तुमने क्यों ना पहुंचाया। तो ये सारी डिलीवरीज भी रेलिवेंट हो जाती है ना। तो ये एग्जाम्पल कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है। एक इसमें देखो, सी देखो आप, इसका सी भी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है ए सूज बी फॉर लाइबल कंटेंट इन अ लेटर फॉर्मिंग पार्ट ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस। मतलब ए ने उस पर किया कि इन्होंने मुझे कुछ ऐसा लेटर में लिख के भेजा था जिससे कि मुझे डिफॉर्मेशन हो गया, ठीक है। लेटर्स बिटवीन द पार्टीज रिलेटिंग टू सब्जेक्ट आउट ऑफ विच द लाइबल अरोज एंड फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द कॉरेस्पॉन्डेंस व्हिच इज कंटेन आर रेलेवेंट फैक्ट दो दे डू नॉट कंटेन द लाइबल इटसेल्फ। तो ये कहना चाह रहे हैं कि इस भाई सी ने, मतलब ए ने बोला कि एक लेटर ने बी ने मेरे को डिफेम किया, वो लेटर मैं दे रहा हूं। तो बाकी के जो भी लेटर थे, मतलब पहले भाई ए ने कुछ लिख के भेजा होगा बी को, पहले ए ने भेजा, फिर बी ने फिर ए को भेजा, फिर ए ने फिर एक बी को भेजा उसका जवाब, फिर बी ने ए को भेजा उसका जवाब। और सपोज करो इस वाले लेटर में वो लाइबल को बोला जिसमें लाइबल है, तो ये तीनों भी तो रेलिवेंट हो जाएंगे। तो भाई पहले ए ने क्या लिखा, फिर उसके जवाब बी ने क्या लिखा, उसका आप कंटेक्स्ट पता लग जाएगा ना इसमें क्या कहना चाह रहा था, क्या बातें हो रही थी। तो ये सेम ट्रांजेक्शन का पार्ट हो गया। सेम ट्रांजेक्शन आप नैरो बस समझना कि एकदम आमने सामने जो होता है वही सेम ट्रांजेक्शन है। वो डिपेंड करता है कि इस, अब मान लो कि ए ने कुछ भेजा,
और बी ने उसका जवाब भेज दिया, बात खत्म हो गई। फिर कभी 1 साल बाद ए ने कुछ भेजा, फिर बी ने कुछ भेजा, बात खत्म हो गई। तो अब फिर ये जो इसे ट्रांजेक्शन ब्रेक कह सकते हो। चलो ये सेक्शन 6 में जो पूछेगा ये पूछेगा। सेक्शन 7 में क्या पूछेगा देखो, सेक्शन 7 में पूछता है, इसके मार्जिनल हेडिंग अगर देखो तो फैक्ट विच आर ओकेजन कॉज और इफेक्ट ऑफ फैक्ट इन इशू। कह रहा है कि फैक्ट इन इशू का कोई भी अगर मान लो, देखो पढ़ते हैं पूरा पढ़ते हैं, कह रहा है फैक्ट्स विच आर द ओकेजन कॉज और इफेक्ट इमीडिएट और अदरवाइज ऑफ रेलिवेंट फैक्ट और फैक्ट इन इशू। सपोज करिए ये कहना चाह रहा है कि एक रेलिवेंट फैक्ट और एक फैक्ट इन इशू, इसका अगर कोई इफेक्ट है या ओकेजन है या क्या है, कॉज है, तो ये भी क्या हो जाएगा, रेलिवेंट हो जाएगा, है ना। और विच constitute the state of thing under which they happened or which afford an opportunity for their occurrence और ट्रांजेक्शन आर रेलिवेंट। तो बोल रहा है कि भैया ये सब रेलिवेंट है। अब इसको ना ऐसे नहीं समझ पाओगे, इसमें 3-4 चीजें इसने बताई जो रेलिवेंट होंगी। जैसे ये 3 चीजें ये बता दी, लाइक अपॉर्चुनिटी वर्ड यूज कर रहा है, यही बता रहा है, ये भी रेलिवेंट है। एक बता रहा है स्टेट ऑफ थिंग, ये भी रेलिवेंट बता रहा है ना। ये 4-5 वर्ड बता रहा है कि ये चीजें रेलिवेंट होंगी। अब देखो जब हम सेक्शन 6 पढ़ रहे थे तो वहां पे जो हमने वर्ड देखा था वो सिर्फ फैक्ट इन इश्यू देखा। सेक्शन 6 ले गया था कोई अगर फैक्ट है जो फैक्ट इन इश्यू तो नहीं और फैक्ट इन इश्यू से रिलेटेड है, कनेक्टेड है, तो वो सेम ट्रांजेक्शन का पार्ट है, तो वो रेलिवेंट है। यहां पर कह रहा है कि अगर खुद कोई रेलिवेंट फैक्ट है या फैक्ट इन इश्यू, इन दोनों को भी फैक्ट है या उसकी कोई ओकेजन है या उसका कोई कॉज है, कारण है उसका, तो ये भी भैया अपने आप में क्या होंगे, रेलिवेंट हो जाएंगे। या फिर एक और उसने एक लाइन आगे जोड़ी है, या फिर कोई ऐसी चीज है जो स्टेट ऑफ थिंग को कॉन्स्टिट्यूट करती है, या फिर कोई ऐसी चीज है जिससे कि अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसके होने की या उसकी ट्रांजेक्शन की, तो सब रेलिवेंट होगा। और ये जो अपॉर्चुनिटी वर्ड है ना, यहां से पता है वो एक चीज पूछता है, एक क्वेश्चन यहां से जो बनाता है सेक्शन 7 से बनाता है, यहां से एक क्वेश्चन बनाता है ये, एक लास्ट सीन थ्योरी, लास्ट सीन थ्योरी पूछता है किस सेक्शन में, ये सेक्शन 7। ये जो अपॉर्चुनिटी है ना, ये लास्ट सीन थ्योरी, अपॉर्चुनिटी में ही लास्ट सीन थ्योरी सबमर्ज है, ठीक है। तो एक तो ये चीज यहां से क्वेश्चन बना देता है कई बार, लास्ट सीन थ्योरी कहां पर, मतलब कि किस सेक्शन में मेंशन है, कहां इसका प्रोविजन कहां है, तो इसका प्रोविजन सेक्शन 7 है। एक चीज तो ये खोल लो। अब समझो कॉज इफेक्ट और आपका ये जो होता है ओकेजन क्या होता है। देखो मैं ये जो जितने भी सेक्शन है ना, ये मेंस पर्पज जो बड़े डिटेल में पढ़े जाते हैं और मजा ही बहुत आता है, मगर क्योंकि हम तो क्रैश कोर्स कर रहे हैं और हमें पीटी हिट करना है ना। तो सेक्शन 6 में क्या क्या क्वेश्चन बनाता है वो हमने देख लिया। सेक्शन 7 में ऐसे हमने देख लिया कि भाई लास्ट सीन थ्योरी कहाँ है, प्रोविजन भाई सेक्शन 7 में। अब ये कॉज इफेक्ट क्या होता है, वैसे तो ये कभी नहीं पूछता कॉज क्या होता है, इफेक्ट क्या होता है। पहली बात तो आपको याद होना चाहिए कि सेक्शन 7 में है क्या क्या। तो मैंने तो इसकी देखो एक ट्रिक बनाई थी, सीईओ, सेक्शन 7 में सीईओ है, तो मैंने यहां बनाया था कॉज इफेक्ट ओकेजन, सीईओ मैंने वहीं पर लिख लिया कि सीईओ किसमें, सेक्शन 7 में। ऐसे पूछ रहे थे कभी कभी तो कि इफेक्ट जो होता है रेलिवेंट फैक्टर को इफेक्ट वो कहाँ रेलिवेंट होगा, सेक्शन 7 में होगा। अब देखो कॉज क्या, कॉज कारण है। कोई मान लीजिए कोई सपोज करो कि रेलिवेंट फैक्टर, फैक्टर इशू है कि फैक्टर इशू ये है कि क्या ए ने बी को मारा, ये फैक्टर इशू है। अब इसको मारने का कॉज क्या हो सकता है, तो कॉज अगर आपने मान लो सपोज क्या कह रहे हैं भाई ना,
इसने पहले इसके किसी मतलब रिलेटिव की डेथ मतलब मर्डर कर दिया था, तो उसे कॉज मिल गया ना। तो वो यही कहना चाह रहा है कि कोई भी कॉज ओकेजन या इफेक्ट जो है, इफेक्ट क्या, सपोज करो मान लीजिए किसी ने किसी को चाकू मार दिया, चाकू मारा तो खून पूरा उस जगह फैल गया, उसके हाथों पर खून लग गया, ये उस, अब मान लीजिए चाकू मारना का रेलिवेंट है या फैक्टर इशू है, तो वो जो खून उसके हाथों पे लगा जो फैल गया, तो सीधा इफेक्ट है ना चाकू मारने का। चाकू मारता नहीं तो वो सब इफेक्ट में आता नहीं। ओकेजन क्या है, ओकेजन मान लो ये होता है जैसे मान लो सपोज करो कि आप ओकेजन है, जैसे सपोज करो कि आप गए मेले में गए, ठीक है, और आपकी जेब में गड्डी वड्डी रखी हुई है, आप ऐसे छुपे छुपे हाथ रख रख के घूम रहे हो, आप गए कोने में अकेले में कहीं पे, तो चोर ने देख लिया, अरे अच्छा ये बहुत छुपा छुपा घूम रहा है, गड्डी लग रहा है, तो अब क्योंकि आप अकेले में पहुंच गए थे, वो ओकेजन था, उसने आपको फायदा उठा लिया, आपका अपॉर्चुनिटी मिल गई, उसको यूज कर लिया उसने। खैर ये चीजें पीटी में नहीं पूछा गया होती क्या है, बेसिक में आपको बस वो दे रहा हूँ। सेक्शन 7 में वो ऐसे पूछता है, मगर एक चीज वो पूछता है कि ये जो सीईओ है, कॉज इफेक्ट है, वो किसका होगा, तो इसमें देखना आप याद रखना रेलिवेंट और फैक्टर इशू दोनों का होगा। सेक्शन 6 में जो था वो सिर्फ फैक्टर इशू था, जरूर याद रखना, सेक्शन 6 में सिर्फ फैक्टर इशू था, यहाँ पर रेलिवेंट फैक्टर इशू दोनों, ठीक है। लास्ट इन थ्योरी मैंने आपको बता दिया, सेक्शन 7 में पूछता है। इसका देखो एग्जांपल देखो आप एक बार। द क्वेश्चन इज वेदर ए रॉब्ड बी, क्वेश्चन ये क्या ए ने बी के साथ लूट करी, ठीक है। देखो द फैक्ट दैट, अभी एक फैक्ट है कि शॉर्टली बिफोर द रॉबरी, रॉबरी से थोड़ी देर पहले, बी वेंट टू, जो मैं आपको बता रहा था, देखो बी वेंट टू अ फेयर विद मनी इन हिज पोजेशन, उसके पास पैसे थे, लेके गया था, एंड दैट ही शोड इट और मेंशन्ड द फैक्ट दैट ही हैड इट टू थर्ड पर्सन, उसने ये किसी तीसरे व्यक्ति को पैसे दिखा दिए, बता देते मेरे पैसे हैं, आर रेलिवेंट, तो रेलिवेंट हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरा क्या कह रहा है, द क्वेश्चन क्या है कि वेदर ए मर्डर्ड बी, तो मार्क्स ऑन द ग्राउंड, जो निशान पड़ गए ग्राउंड पे, प्रोड्यूस बाय स्ट्रगल एट और नियर द प्लेस वेयर द मर्डर वाज कमिटेड, रेलिवेंट है। तो वो जो मर्डर के टाइम पर कोई अगर कोई मार्क्स वार्क्स और निशान दिख रहे हैं तो वो भी रेलिवेंट हो जाता है, वो फैक्ट है ना उसका। तो ये चीज है। सेक्शन 8 है, देखो सेक्शन 7 में यही चीजें पूछता है, सेक्शन 8 में देखो आप क्या कह रहे हैं। सेक्शन 8 में कह रहा है कि एनी फैक्ट इज रेलिवेंट विच शोज और कॉन्स्टिट्यूट अ मोटिव और प्रिपरेशन फॉर एनी फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट। सिंपल सी बात कह रहा है भैया, कोई फैक्ट है जो रेलिवेंट फैक्ट, यहां पर भी, और फैक्ट इशू का मोटिव या प्रिपरेशन बताए, वो रेलिवेंट है। और इसमें पीटी में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है सेक्शन 8 से कि प्रिपरेशन कहां पर है, मोटिव कहां पर है, बस ऐसे पूछ लेता है। मोटिव कहां पर दिया हुआ है जी, सेक्शन 8 में दिया हुआ है। या पूछ लेगा प्रिपरेशन कहां दी हुई है जी, तो हमने सेक्शन 8 में दी हुई है, ठीक है जी। इसके बाद क्या पूछ लेता है, एक चीज जो इसमें पूछता ज्यादातर वो पूछता है यहां से, जो इसकी एक्सप्लेनेशन है। वैसे तो हम इसका ये बेसिक सेक्शन भी पढ़ लेंगे, मगर इसकी एक्सप्लेनेशन से क्वेश्चन बनाता है और इसके एग्जांपल से भी क्वेश्चन बनाता है। एक्सप्लेनेशन इसकी 1 देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता कई बार। कह रहा था वर्ड कंडक्ट, अच्छा पहले फिर हम यही पढ़ लें, आपको कंडक्ट बताना पड़ेगा, चलो पहले इसी को खत्म करते हैं। आगे कह रहा है कि द कंडक्ट ऑफ एनी पार्टी, द कंडक्ट ऑफ एनी पार्टी और ऑफ एनी एजेंट टू एनी पार्टी, मतलब देखो कंडक्ट किस किस का ले रहा है, देखना कंडक्ट किस किस का बोल रहा है। एक तो बोला पार्टी, फिर इसने बोल दिया एजेंट, ठीक है, पार्टी और एजेंट। टू एनी सूट और प्रोसीडिंग इन रेफरेंस टू सच सूट और प्रोसीडिंग और इन रेफरेंस टू एनी फैक्ट इशू देयर नो रेलेवेंट देयर टू, एंड द कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन एन ऑफेंस अगेंस्ट हुम इज सब्जेक्ट टू एनी प्रोसीडिंग, मतलब मान लीजिए इसको विक्टिम दिया गया, ठीक है, विक्टिम का कंडक्ट दिया गया जिसके खिलाफ ऑफेंस हुआ है, इन सबका जो कंडक्ट होगा वो रेलिवेंट हो जाएगा, ठीक है जी। इफ सच कंडक्ट इन्फ्लुएंस्ड और इज इन्फ्लुएंस्ड बाय एनी फैक्ट इशू रेलिवेंट फैक्ट एंड वेदर इट वाज प्रीवियस सब्सिक्वेंट देयर,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चाहे आपका कंडक्ट सब्सिक्वेंट हो या फिर प्रीवियस हो, अगर आपका कंडक्ट इन तीनों का मतलब पार्टी का, एजेंट का, विक्टिम का, अगर इन तीनों का कंडक्ट किसी सूट में, किसी प्रोसीडिंग में अगर फैक्टिंग इश्यू रेलिवेंट फैक्ट से इन्फ्लुएंस हुआ है, ठीक है, चाहे वो प्रीवियस पहले का कंडक्ट हो चाहे वो बाद का कंडक्ट हो, इन तीनों का कंडक्ट क्या होगा, रेलिवेंट। ठीक है, अगर कोई मोटिव या प्रिपरेशन है, दिखा रहा कोई फैक्ट, रेलिवेंट फैक्ट की और फैक्ट इश्यू का, वो भी क्या होगा, रेलिवेंट। 6 से लेकर 55 तक हर किसी में आएगा क्या क्या रेलिवेंट होगा, और ये इतना अच्छे से ड्राफ्टेड किया गया है कि इसमें लगभग सब कुछ आ जाता है। कुछ भी ऐसा नहीं जो एविडेंस में कवर ना हो पा रहा हो, अरे ये बहुत रेलिवेंट है और ये तो एविडेंस एक्ट में दिया ही नहीं था, सब कुछ दिया है, 1872 में सब दे दिया था। इतना अच्छे से इसको ड्राफ्ट किया है जेम्स स्टीफन ने। ठीक है, तो जिस कंडक्ट की, अब यहाँ पे आ गया पार्टीज का, एजेंट या विक्टिम का। ठीक है, अब देखो एक चीज मैं इसमें बता दूं, इन तीनों का आ गया मगर इसमें विटनेस का कंडक्ट नहीं है। कहीं अगर कभी पूछ दे कि सेक्शन 8 में जो कंडक्ट है किस किसका कंडक्ट रेलिवेंट होगा, तो आपको याद, चलो भाई पार्टी का होगा, उसका कोई एजेंट है, उसका होगा, विक्टिम का होगा, मगर कोई अगर विटनेस आ रहा है उसका कंडक्ट क्या है, वो सेक्शन 8 में रेलिवेंट नहीं है। ये ध्यान रखना आप इस बात को। ठीक है, अब इसका एक्सप्रेशन देखो, जिस कंडक्ट की हम बात कह रहे हैं कि ये कह रहा है कि भैया कंडक्ट पार्टी का इन सबका रेलिवेंट हो जाएगा, उस कंडक्ट की बात कर रहा है, कह रहा था वर्ड कंडक्ट इन दिस सेक्शन डज नॉट इंक्लूड स्टेटमेंट। यही पूछता है इसे कि कंडक्ट में स्टेटमेंट नहीं आएगा, कंडक्ट में स्टेटमेंट्स नहीं आती हैं। कंडक्ट में स्टेटमेंट्स नहीं आती है। आप जो कह रहे हो कंडक्ट तो आप समझ रहे हो ना, जो आप करते हो वो कंडक्ट होता है, आप जो बोल रहे हो वो कंडक्ट नहीं है। मगर एक बात कह रहा है वो इंपॉर्टेंट है, यही पूछता भी ऐसे ही है, अनलेस दोज स्टेटमेंट कंपनी एंड एक्सप्लेन एक्ट अदर देन स्टेटमेंट। मतलब ये कह रहा है कि देखो अगर सिंपल आपने कोई स्टेटमेंट दी वो तो कंडक्ट में आती, मगर अगर किसी स्टेटमेंट के साथ कोई कुछ ऐसा आपने किया जो कि आपका जो मतलब कि जो आप कर रहे हो वो आपकी स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर रहा है आपका कंडक्ट, तो फिर वो स्टेटमेंट भी रेलिवेंट हो जाएगी। नहीं समझे? देखो पहले तो कह रहा है कि कंडक्ट में कोई स्टेटमेंट नहीं आती, तो स्टेटमेंट सेक्शन 8 के कंडक्ट में तो रेलिवेंट नहीं होगी, मगर आपने कोई स्टेटमेंट दी और उसके साथ जो काम किया, जो कंडक्ट किया, वो आपके स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर रहा है ना, आप तो फिर आप ये समझ लो आपकी वो स्टेटमेंट भी रेलिवेंट हो जाएगी, ये कह रहा है। और यही यू के यू उठा के पूछता है, तो और खाली स्टेटमेंट तो रेलिवेंट नहीं होगी, और अकम्पेन्ड बाय एक्ट है जो एक्सप्लेन कर रहा है, तो क्या होगा, तो क्या होगा, वो रेलिवेंट हो जाएगी कंडक्ट के साथ वो स्टेटमेंट। एक्सप्रेशन 2 भी इंपॉर्टेंट है, इसकी पूछता है यहां से भी, कह रहा है व्हेन द कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन इज रेलिवेंट। तो कह रहा है अगर किसी व्यक्ति का कंडक्ट रेलिवेंट है, मान लीजिए अगर, तो एनी स्टेटमेंट मेड टू हिम और इन हिज प्रेजेंस एंड हियरिंग विच अफेक्ट सच कंडक्ट इज रेलिवेंट। ये कहना चाह रहा है अगर किसी व्यक्ति का आप करो कंडक्ट रेलिवेंट है, जैसे मान लो आप कह रहे हो कि ए का कंडक्ट पर्टिकुलर केस में रेलिवेंट है, तो कुछ भी अगर इससे कहा गया या इसके सामने कहा गया, इससे कहा गया या इसके सामने कहा गया, और उस स्टेटमेंट के कहने से इसके कंडक्ट में अफेक्ट आ गया, मतलब प्रभाव आ गया, तो फिर ये जो इससे कहा गया था, ये तो स्टेटमेंट थी ना, ये भी रेलिवेंट हो जाए। एक्सप्लेनेशन 1 और 2, और कभी कभी तो यही पूछ देता कि यही लिख देगा, ऐसे पूछ देगा किस एक्सप्लेनेशन में, आपसे यही पूछ देगा किस एक्सप्लेनेशन में है ये, तो ये भी याद रखना सेक्शन 8 की एक्सप्रेशन 1 में कह रहा है कि कंडक्ट में स्टेटमेंट नहीं आती,
मगर स्टेटमेंट कंपेन बाय एक्ट है जो उसको एक्सप्लेन करिए तो फिर वो आ जाएगी। और दूसरी कह रही है कि वैसे अगर किसी आदमी का कंडक्ट अगर मान लीजिए रेलिवेंट है तो अगर उससे कुछ कहा गया या उसकी प्रेजेंस में कुछ कहा गया उसने सुना और उससे उसका कंडक्ट इफेक्ट हुआ तो वो स्टेटमेंट भी रेलिवेंट हो जाएगा। इसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। सपोज करिए कि ए है, ए ने किसी का मर्डर कर दिया है। अब ये कहीं खड़ा हुआ था चौराहे पे, सपोज करो यहाँ पे 4 लोग खड़े थे। यहाँ सी ने कहा, सी बोला कि अरे पुलिस आ रही है यहाँ पे, वो मर्डर हुआ था ना उसको अक्यूज्ड को पकड़ने। उसके बाद ये सुनते ही ए यहाँ खड़ा था, यहाँ से भाग गया। इसने जो कहा इसके प्रेजेंस में जो इसने सुना उसकी वजह से इसका कंडक्ट प्रभावित हुआ तो फिर ये जो स्टेटमेंट थी कि सी ने कहा था पुलिस आ रही है यहाँ पर उसके एक्यूज को पकड़ने, ये क्या होगा, रेलिवेंट हो जाएगा। ये स्टेटमेंट रेलिवेंट हो जाएगा। समझ में आ गई? चलो जी, अब देखो इसमें एग्जाम्पल वगैरह देख लो आप एक बार। जैसे मान लो इसका एग्जाम्पल यही देखो, कह रहा है ए इज ट्राइड फॉर द मर्डर ऑफ बी, ए के खिलाफ मुकदमा चला बी को मारने का। द फैक्ट दैट ए मर्डर सी, ये फैक्ट है कि ए ने सी का मर्डर किया था और बी ये जानता था कि ए ने सी का मर्डर किया है, ठीक है। एंड दैट बी हैड ट्राइड टू एक्सटॉर्ट मनी, और बी ने उसके लिए उससे पैसे एक्सटॉर्ट करने की कोशिश करी बाय थ्रेटनिंग टू मेक हिज नॉलेज पब्लिक, के भाई मैं सबको बता दूंगा नहीं तो मुझे पैसे तो मुझे पता लग गया तो मैं सी को मारा था। आर रेलिवेंट। तो इससे क्या पता लग रहा है? इससे पता लग रहा है कि इससे मोटिव पता लग रहा है कि उसका मोटिव क्या था ए का बी को मारने के पीछे। और मोटिव हमारे सेक्शन 8 में आपने देखा ही है कि कोई इफेक्ट जो मोटिव ऑफ प्रिपरेशन को बताता है तो वो रेलिवेंट हो जाता है, ठीक है ना। इस तरीके से इसमें एग्जाम्पल है। अब जैसे मान लो ये देखो, एक एग्जाम्पल दूंगा, एग्जाम्पल एफ देखो। द क्वेश्चन इज वेदर ए रॉब्ड बी, क्वेश्चन है क्या ए ने बी को रॉब किया। द फैक्ट दैट आफ्टर बी वॉज रॉब्ड, रॉबरी के बाद सी सेड इन एज प्रेजेंस, सी ने ए के प्रेजेंस में कहा द पुलिस आर कमिंग टू लुक फॉर द मैन हु रॉब्ड बी एंड दैट इमीडिएटली आफ्टर ए रहने में। वही जो एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा था, ये वही एग्जाम्पल है, एक्सप्रेशन 2 पे एग्जाम्पल है कि उसने उससे कहा कि अब आ रहा वो जिसने रॉबरी करी पुलिस आने से पकड़ने, वो भाग गया। तो क्योंकि उसकी प्रेजेंस में कहा कि उसने सुन लिया तो उसका क्या होगा, रेलिवेंट हो जाएगी, ठीक है। इसका एक देखो आप एग्जाम्पल के देखो आप, ये एक्सप्लेनेशन 1 पर है इसलिए देख लो, आपसे समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। कह रहा था क्वेश्चन ये है कि क्या ए के साथ रॉबरी हुई है कि नहीं। तो फैक्ट ये है कि सून आफ्टर द लेस्ट रॉबरी, रॉबरी जो बता रहे हैं कि 5 बजे करीब रॉबरी, उसके जस्ट बाद ही मेड अ कंप्लेंट रिलेटिंग टू द ऑफेंस, तो उसने जाके कंप्लेंट करी थाने में। द सर्कमस्टांसेस अंडर विच एंड द टर्म इन विच द कंप्लेंट वाज मेड आर रेलिवेंट, तो जिस सर्कमस्टांसेस में कंप्लेंट की गई वो रेलिवेंट हो गई। अब ये कह रहा है कि देखो नीचे कह रहा था फैक्ट दैट ही सेड ही हैड बीन रॉब्ड, अब ये भी एक फैक्ट है कि वो कह रहा है कि भाई मेरे साथ रॉबरी हुई थी, कोई उसने कंप्लेंट नहीं करी, इज नॉट रेलिवेंट, क्योंकि उसमें इसका कंडक्ट तो है ही नहीं ना, इसमें सिर्फ स्टेटमेंट है कि मेरे साथ रॉबरी हो गई थी, तो रेलिवेंट नहीं है। हाँ, क्योंकि आपने कंप्लेंट करी तो आप वहां से उठ के गए, चल के गए थाने में, सर मैं रिपोर्ट लिखवाई, तो वो पूछ रहे हो भाई क्या हुआ, कि भाई मेरे साथ रॉबरी हो गई। तो आपका कंडक्ट आपकी स्टेटमेंट को अकंपनी कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है कि आप आए हो, लिखवा रहे हो, कंप्लेंट लिखवा रहे हो, भाई हाँ रॉबरी। तो ये एक्सप्लेनेशन 2 की बात है। सेक्शन 8 में से जो आता है ज्यादातर मोटिव प्रिपरेशन पूछता है या एग्जाम्पल और एक्सप्लेनेशन से पूछता है। इसके बाद आता है सेक्शन 9। सेक्शन 9 में वैसे तो एक चीज जो मैं आपको बता दूं, एक तो टीआईपी जो होती है, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड जो होती है, वो सेक्शन 9 में फॉलो करती है। ये एक तो याद कर लो अगर कहीं पूछ दे कि टीआईपी का प्रोविजन कहां पर है, सेक्शन 9 में। दूसरी चीज जो पूछता है यहाँ से, वैसे क्वेश्चन तो यहाँ से हमेशा एग्जाम्पल से पूछता है, पर जब तक सेक्शन नहीं पढ़ोगे एग्जाम्पल समझ में कैसे आएगा। तो एक बार सेक्शन देख लेते हैं। कह रहा है फैक्ट नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस अ फैक्ट इन रेलिवेंट फैक्ट। कह रहा है कोई अगर फैक्ट है, कोई अगर फैक्ट है, फैक्ट ए, तो ये अगर इंट्रोड्यूस कर रहा है, इंट्रोड्यूस कर रहा है या फिर क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है ना, क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है, इंट्रोड्यूस कर रहा है, किसको कर रहा है, रेलिवेंट फैक्ट या
फैक्ट इन इशू को। तो फिर ये फैक्ट क्या हो जाएगा, फैक्ट ए जो होगा ये क्या हो जाएगा, रेलिवेंट हो जाएगा। रेलिवेंट फैक्ट को, फैक्ट इन इशू को अगर एक्सप्लेन कर रहा है कोई फैक्ट या इंट्रोड्यूस कर रहा है तो फैक्ट जो होगा वो रेलिवेंट हो जाएगा। एक बात तो ये कह रहा है, देखो आगे क्या कह रहा है। दूसरा कह रहा है और विच सपोर्ट और रिवर्ट एंड इन्फ्लुएंस सजेस्टेड बाय फैक्ट। हम मान लो एक रेलिवेंट फैक्ट है और एक सपोर्ट या फैक्ट इन इशू है, इसने कुछ इन्फ्लुएंस सजेस्ट करी है, इसने कोई चीज सजेस्ट करी है, ऐसे मानो आप। इन्फ्लुएंस तो ऐसे इन दोनों से कोई चीज सजेस्ट माने कि ये हुआ होगा ये हुआ होगा। कोई फैक्ट अगर इस इन्फ्लुएंस को सपोर्ट कर रहा है या फिर रिबट कर रहा है, रिबट मतलब उसको नकार रहा है, तो फिर वो क्या होगा, वो भी रेलिवेंट हो जाएगा, है ना। ये बात कह रहा है। दूसरी बात कह रहा है और विच एस्टेब्लिश द आइडेंटिटी ऑफ एनीथिंग और पर्सन हुज आइडेंटिटी इज रेलिवेंट। ये आ गया टीआईपी। कोई फैक्ट किसी आदमी की, कोई फैक्ट है वो किसी आदमी की आइडेंटिटी को एस्टेब्लिश कर रहा है, तो ये आ गया आपका टीआईपी, ठीक है ना। ये आ गया आपका टीआईपी, ये भी सेक्शन 9 में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा और फिक्स द टाइम और प्लेस एट विच एनी फैक्ट इन इशू, या फिर मान लो कि कोई फैक्ट है जो फैक्ट इन इशू रेलिवेंट फैक्ट कब हुआ, इसका टाइम और प्लेस फिक्स कर रहा है, तब भी वो रेलिवेंट हो जाएगा फैक्ट, है ना। और क्या कह रहा है, कह रहा है और विच शो द रिलेशन ऑफ पार्टीज बाय हुम सच फैक्ट वाज ट्रांजैक्टेड, या उन दो पार्टीज के जिनके बीच में वो फैक्ट हुआ है उनका रिलेशन बता पा रहा है, आर रेलिवेंट इन सो फार एज दे आर नेसेसरी फॉर दैट। तो ओवरऑल सेक्शन है ना, बहुत सारी चीजों को रेलिवेंट किया गया कि भैया अगर कोई फैक्ट रेलिवेंट फैक्ट या फैक्ट इन इशू को इंट्रोड्यूस कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है, तो रेलिवेंट है। अगर वो उसको उसके इन्फ्लुएंस को जो तथ्य निष्कर्ष निकाल रहे हैं, मान लीजिए आप निष्कर्ष या इन्फ्लुएंस को शायद निष्कर्ष नहीं बोलते, इन्फ्लुएंस को हिंदी में मुझे इसका वर्ड नहीं पता कि हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, तो उसको सपोर्ट कर रहा है, उसके इन्फ्लुएंस को रिबट कर रहा है, तो तब भी वो फैक्ट रेलिवेंट हो जाएगा। या फिर आइडेंटिटी को कोई फैक्ट एस्टेब्लिश कर रहा है, जैसे मान लो किसी आदमी को पकड़ा, उसकी जेब से मान लीजिए आधार कार्ड निकला, तो आधार कार्ड उसकी आइडेंटिटी को एस्टेब्लिश कर रहा है ना, कि हाँ भाई फोटो में यही आदमी है, तो वो आधार कार्ड एक फैक्ट है, वो रेलिवेंट फैक्ट। तो ये तो सेक्शन 9 कह रहा है, इसमें कोई कॉन्सेप्चुअल चीज भी नहीं है, मगर इसका एग्जाम्पल कई बार पूछ देता है। एग्जाम्पल अगर आप देखो, एग्जाम्पल यही देख लो आप, कह रहा है द क्वेश्चन ये है कि वेदर अ गिवन डॉक्यूमेंट इज द विल ऑफ ए। क्वेश्चन ये है कि जो डॉक्यूमेंट दिया जा रहा है ये ए की विल है कि नहीं, क्वेश्चन है। द स्टेट ऑफ एज प्रॉपर्टी एंड ऑफ हिज फैमिली एट द डेट ऑफ द अलेज्ड विल मे बी रेलिवेंट फैक्ट। तो मतलब कि जिस टाइम ये मतलब विल हुई है तब उसकी प्रॉपर्टी कितनी थी, कहाँ थी, ये फैक्ट अपने आप में रेलिवेंट फैक्ट हो जाता है, क्योंकि विल तो तभी करोगे तो वहां पर वो चीज होगी, वहां होगी, तो इंट्रोड्यूस कर रहा है उसको फैक्ट इन इशू। ये क्या कर रहा है, इंट्रोड्यूस कर रहा है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये मतलब रेलिवेंट हो जाएगा कि भैया जैसे मतलब विल में लिखा है कि ये मेरी सारी संपत्ति है, ये वाला प्लॉट, वो वाला मकान, वो वाली फैक्ट्री, तो वो उस टाइम थी भी नहीं पता लगा कि उससे 2 महीने पहले तो बेच चुका था, तो कैसे विल कर देगा, तो वो इंट्रोड्यूस कर रहा है। इसी का एग्जाम्पल आप देखो डी और एग्जाम्पल ई, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा कई बार पूछता है। और एफ, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये 3 एग्जाम्पल में से एक एग्जाम्पल कई बार पूछ देता है। देखो कह रहा है ए सूज बी फॉर इंड्यूसिंग सी टू ब्रेक अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस मेड बाय हिम विद ए। ने बी को शुरू कर दिया कि भाई साहब आपने सी को भड़का के ना मेरे साथ उसको कॉन्ट्रैक्ट करवा दिया, इसलिए ना मैं आपने मेरे को नुकसान कर दिया, मैं केस कर रहा हूं। सी ऑन लीविंग ए सर्विस, सी जब ए की सर्विस को नौकरी छोड़ रहा था तो उसने कहा था सी ने ए से कि आई एम लीविंग यू बिकॉज बी हैज मेड मी बेटर ऑफर, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जब भैया वो मुझे छोड़ रहा था तो उसने ये कहा था कि बी ने मुझे बेहतर ऑफर दिया है, इसलिए मैं आपको छोड़ रहा हूं। दिस स्टेटमेंट इज अ रेलिवेंट फैक्ट, ये स्टेटमेंट रेलिवेंट फैक्ट है एज एक्सप्लेनेटरी ऑफ सीज कंडक्ट। तो सी का जो कंडक्ट है
वो क्यों छोड़ के गया, वो एक्सप्लेन कर रहा है, विच इज रेलिवेंट एज अ फैक्ट इन इशू, फैक्ट इशू के लिए वो रेलिवेंट है ना। क्योंकि केस यूज होता है कि आपने सी को भड़काया था बी के पास, ये तो केस किया उसने, और सी का वो कंडक्ट दिखा रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है कि उसने क्यों कहा। तो एक तो ये पूछ देता एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल ई है, देखो कह रहा है ए एक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट, चोरी का जो एक्यूज्ड है, इज सीन टू गिवन द स्टोलन प्रॉपर्टी टू बी, देखा गया कि वो प्रॉपर्टी बी को दे रहा था। हु इज सीन टू गिव इट टू एज वाइफ, ए एक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट इज सीन टू गिव द स्टोलन प्रॉपर्टी टू बी, वो बी को प्रॉपर्टी देते हुए देखा गया। हु इज सीन टू गिव टू एज वाइफ, अच्छा ये अच्छा दोबारा पढ़ते हैं एक बार से। कह रहा ए एक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट इज सीन टू गिव द स्टोलन प्रॉपर्टी टू बी, ए को देखा गया ए ने प्रॉपर्टी बी को दी, और उसे देखा गया कि बी ने वो प्रॉपर्टी जाके ए की वाइफ को दी, ये देखा गया। बी ने उसे देते, जब वो ए की वाइफ को देना था, उसने कहा था कि ए ने कहा है कि आप इसे छुपा देना, ए ने प्रॉपर्टी बी को दी चोरी की, बी लेके गया ए की वाइफ के पास, उसने उसे दी और कहा कि ए ने ये कहा है कि इसे आप छुपा देना। B's statement is relevant as explanatory of a fact which is part of transaction। तो ये क्या है, एक्सप्लेनेटरी है, इसके क्या ट्रांजेक्शन उसको एक्सप्लेन कर रहा है, तो इसलिए रेलिवेंट है। और एफ तो इसका मोस्ट इंपोर्टेंट है, खैर इंपोर्टेंट तो ई भी बहुत है, मगर एफ तो बहुत बार पूछा जाता है कि ए ट्राइड फॉर अ राइट एंड इज प्रूव टू हैव मार्च्ड एट द हेड ऑफ मॉब, ए के ऊपर ना राइटिंग का एक केस चलाया गया और ये प्रूव हो गया कि ये भीड़ के आगे आगे भाई साहब चल रहे थे, ठीक है। द क्राइज ऑफ द मॉब ऑफ रेलिवेंट एज एक्सप्लेनेटरी ऑफ द नेचर ऑफ द ट्रांजेक्शन, तो वो जो नारे लगा रही थी मॉब, भीड़ जो चिल्ला रही थी का, वो खुद में रेलिवेंट हो जाते हैं, क्योंकि इससे क्या हुआ कि वो किस तरीके का काम करना चाह रहे थे, क्या कर रहे थे, ये पता लगेगा। तो जो फैक्टर इशू है वो प्रूव होगा, एक्सप्लेन करेगा ना उसको, तो ये भी रेलिवेंट हो जाएगा। भीड़ जो नारे लगा रहे वो भी रेलिवेंट हो जाएंगे ए केस में कि भाई साहब ये उसको लीड कर रहे थे, नहीं कर रहे थे राइटिंग वाले भीड़ को। यू के यू एग्जाम्पल पूछ देता है कि ये रेलिवेंट है कि नहीं है, ठीक है जी। इसके बाद देख लेते हैं सेक्शन 10। हेलो, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है? आप मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताओ, थोड़ा मुझे दिक्कत कर रहा है, नेटवर्क इशू लग रहा है मुझे अपने वाईफाई में। हेलो, आप एक काम करो, अभी ना मेरा कुछ मतलब वाईफाई में मुझे प्रॉब्लम लग रही है, इस क्लास को भी यही खत्म कर लेते हैं और रात को एक काम करते हैं, 10 बजे क्लास ले लेते हैं, 10 बजे 1 घंटे की एक क्लास इसे कंटिन्यू कर लेते हैं, तो हम इसे कवर कर लेंगे, ठीक है ना। अब यही खत्म करते हैं इसको।